यस बेटा, आ जाओ सभी लोग। यस, सभी आ गए। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आ गए सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7(1)(b) में। अब आते हैं शेड्यूल 1 की एक्टिविटी। और शेड्यूल 1 की एक्टिविटी सेक्शन 7(1)(c) में कवर्ड है। सेक्शन 7(1)(c) में कवर्ड है शेड्यूल 1 की एक्टिविटी। अब ये शेड्यूल 1 की एक्टिविटी सेक्शन 7(1)(c) में क्या कहती है? कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहती है। अगर आपने वो ट्रांजेक्शन की है, देखो क्यों लगाना चाहती होगी गवर्नमेंट उस पर जीएसटी। पहला तो उस ट्रांजेक्शन के फायदे आप ऑलरेडी ले चुके हो गवर्नमेंट से, और अभी फ्री कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट कहती कि नहीं नहीं हमें जीएसटी चाहिए, क्यों ना आपने फ्री दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, चारों केसेस पे कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो पहला पैरा ये कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। ठीक है, पहली बात तो मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा और वो है बिजनेस असेट। कैपिटल असेट नहीं, बिजनेस असेट। जब बिजनेस असेट इस वर्ड को देखोगे तो इमेजिन करना बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग यानी फिक्स असेट। उसके बाद में करंट असेट, तो करंट असेट में आपका स्टॉक वगैरह। ठीक है, कैश वगैरह नहीं क्योंकि मनी गुड्स में नहीं आता है, लेकिन आपका स्टॉक। यानी आपकी असेट साइड में जो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं या सर्विस के डेफिनेशन में आते हैं उसको बिजनेस असेट कहा जाता है। और आपने कोई भी बिजनेस असेट जो मुहेबल है बिजनेस असेट इंक्लूडिंग योर स्टॉक, इसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया फ्री विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि हम विदाउट कंसिडरेशन के हेडिंग में है, तो आपको ये डिफॉल्ट लेके चलना है कि जो भी एक्टिविटी मैं यहाँ कहूँगा जो फ्री हो गई, विदाउट कंसिडरेशन हो गई। तो अगर आपने फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर किसी को फ्री दे दिया, कंप्यूटर डेस्कटॉप किसी को फ्री दे दिए। एग्जाम्पल लो, मेरी बिजनेस असेट थी मेरे डेस्कटॉप, और मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को फ्री दे दिया, सॉरी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने फ्री दे दिया, फर्नीचर फ्री दे दिया। ओके, अभी ये जो टेलीविजन कैमरा है ये पुराने हो गए, मैंने कोई चैरिटेबल स्कूल को फ्री दे दिया लेक्चर चलाने के लिए। अब सवाल क्या है, वो क्या कहते हैं, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। मतलब आपने उसके ऊपर आईटीसी ऑलरेडी लिया है, यानी गवर्नमेंट से ऑलरेडी आपने बेनिफिट क्लेम किया है। जब मैंने ये टीवी खरीदे होगे, डेस्कटॉप खरीदे होगे, या बिजनेस का स्टॉक खरीदा होगा, अब बहुत सी बार बिजनेस का स्टॉक होता है, मैंने एज अ फ्री गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया। तो अगर मैंने वो जब खरीदा था और उसका आईटीसी लिया था, यानी गवर्नमेंट से मैंने बेनिफिट क्लेम कर दिए उसके, एज अ बिजनेस असेट मैंने उसके आईटीसी लिए, गवर्नमेंट से बेनिफिट क्लेम किए। गवर्नमेंट कहती है बेटा तूने हमारे से आईटीसी लिए हुए है, और आईटीसी लिए लेने के बाद तू अब फ्री बांट रहा है। तो अगर तू ये फ्री बांट रहा है विदाउट कंसिडरेशन आईटीसी लेने के बाद, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे, जस्ट मिनट बेटा, हाँ, आईटीसी लेने के बाद अगर तू फ्री बांट रहा है तो तुझे जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने आईटीसी लिया है। तो ख्याल रहे, यहां पे अगर एनालिसिस करो तो आपने आईटीसी लिया होगा और फ्री दे रहे होगे तो ही जीएसटी।
सर मैंने अगर आईटीसी लिया ही नहीं तो, अगर आईटीसी नहीं लिया और आपने फ्री बांटा तो जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं। ओके, आईटीसी लेके अगर आप फ्री बांट रहे हो परमानेंटली तो ही जीएसटी लगेगा। ये पैरा 1 कहता है। दूसरा पैरा 2 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं एक कंसेप्ट पे लाना चाहूंगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25, सबका ध्यान लाना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ओके, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कंसेप्ट जीएसटी में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब क्या? आपका ही ब्रांच अंडर सेम पैन, सुनना, आपका ही ब्रांच अंडर सेम पैन, पैन नंबर सेम है, नाम सेम है, सब कुछ सेम है, पर वो अलग पर्सन माना जाएगा जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जीएसटी लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जीएसटी लॉ ये कहता है कि आपको स्टेट वाइज कंपलसरी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लो, मेरी ब्रांचेस जो है, मेरी ब्रांचेस महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, मेरी ब्रांचेस ओके यहाँ पे राजस्थान में, दिल्ली में है। ओके, अंडर सेम नेम, अंडर सेम नेम, ओके, कंपनी का नाम एक ही है, सेम पैन एक ही है, पर अलग अलग ब्रांचेस मेरे अलग अलग स्टेट में हैं। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के वजह से अगर मेरी ब्रांच गुजरात में है तो गुजरात का सेपरेट रजिस्ट्रेशन, क्यों? क्योंकि गुजरात के डेस्टिनेशन पे जो ट्रांजैक्शन हो गए वहां का टैक्स मुझे गुजरात में ही देना है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा। ओडिशा में मेरी ब्रांच है, वहां का रजिस्ट्रेशन मुझे अलग से करना पड़ेगा। मेरी ब्रांच यहाँ पे ओके दिल्ली में है, वहां का रजिस्ट्रेशन मुझे अलग करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे उसी डेस्टिनेशन पे टैक्स देना है। तो ऐसे केस में मुझे रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, जहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अब लॉ क्या कहता है? मेरी महाराष्ट्र की ब्रांच और ओके मेरी गुजरात की ब्रांच और उड़ीसा की ब्रांच, ये सेपरेट डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। आई रिपीट, ये सेपरेट डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है? और ये अलग अलग पर्सन माने जाने की वजह से अब पैरा 2 क्या कहता है? सेक्शन 25 कह देता है कि अलग अलग पर्सन है। पैरा 2 क्या कहता है? ये आपके जो आपकी ब्रांचेस है, जिन्हें हम डिस्टिंक्ट पर्सन कह रहे हैं, इनमें अगर कोई गुड्स का सप्लाई होता है पैरा 2 के हिसाब से, या सर्विस का सप्लाई होता है, इन दोनों में पैरा 2 के हिसाब से, तो वो उस पर भी जीएसटी आएगा। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि यहां से गुड्स वहां जा रहा है, वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ जीएसटी भर के उस डेस्टिनेशन पे क्रेडिट ले ले, पर यहाँ का जीएसटी उधर शिफ्ट कर दे। इसलिए ओके, आपको टेक्निकली नहीं समझ में आया होगा तो बस इतना ही समझना कि आप अगर अपने ही ब्रांच को जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है उसको भेज रहे हैं, कोई भी गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, अपनी ब्रांच को दे रहे हो, तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, सेम स्टेट में अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, सुनो, सेम स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो पुणे में मेरी ब्रांच है, मुंबई में मेरी ब्रांच है, सेम स्टेट में है, तो क्या इसके भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी मेरी ब्रांचेस है उसका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में ले सकता हूँ और एक ही रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र की सभी ब्रांचेस रख सकता हूँ। इसका फायदा क्या? फायदा यह है कि अगर मैं पुणे से मुंबई, पुणे से नागपुर अगर कोई गुड्स का ट्रांसफर करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी ब्रांचेस है ये सिंगल रजिस्ट्रेशन में है, सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है तो ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे, ये सिंगल रजिस्ट्रेशन में ना आने जाएंगे। और इनको मैं सप्लाई करता हूं, तो कोई भी गुड सप्लाई करता हूं तो रूल 55 चालान बनती है, और रूल 55 चालान के अंदर विदाउट जीएसटी में सप्लाई कर सकता हूं। आप समझ रहे हो? तो सप्लाई कर सकता हूं, ये फायदा है। लेकिन अगर सर मुझे सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन लेना हो तो गवर्नमेंट कहती है वो आपका ऑप्शन, हम तो कहते हैं सिंगल ही लो। पर अगर आप सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मुंबई ब्रांच का अलग ले रहे हो, पुणे ब्रांच का अलग लेते हो, मैं लेना चाहता हूं यार, तो ले सकते हो। अगर आप सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उस सिचुएशन में वो फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्यों ना सेम स्टेट में हो। और अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए गए तो पैरा 2 ट्रिग हो जाएगा, और पैरा 2 कहेगा कि अब बेटा तो पुणे से मुंबई सप्लाई करेगा, पुणे से ओके नागपुर सप्लाई करेगा, क्यों ना सेम स्टेट में हो, तो वो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो फिर गुड्स का करे या सर्विस का करे। तो लास्ट में कंक्लूड करता हूं कि आपका ब्रांच अदर स्टेट में है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना ही पड़ेगा, और वो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच सेम स्टेट में हो
तो ये आपके ऑप्शन पे है कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। ओके, नहीं लिया तो फायदा ये कि जो भी आप गुड्स और सर्विस का सप्लाई करोगे वो रूल 55 के चालान में चले जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया तो वो स्टॉक ट्रांसफर जो है उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये पैरा 2 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सवाल यह है कि सर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, रिलेटेड पर्सन है क्या? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन थोड़ा नीचे आओगे तो मैंने यहाँ पे दी है। रिलेटेड पर्सन सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया। रिलेटेड पर्सन लर्न नहीं करना है, सिर्फ रीड करके जाना है। और वो क्या कहते हैं, सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस। मतलब क्या, मतलब कंपनी और उसका डायरेक्टर, कंपनी और डायरेक्टर ये रिलेटेड माने जाएंगे, या कंपनी और ऑफिसर्स ये रिलेटेड माने जाएंगे। ओके, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस, या फिर दो कंपनी है, XYZ लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, ओके, PQR लिमिटेड है, और इनके कॉमन डायरेक्टर हो गए तो XYZ और PQR रिलेटेड माने जाएंगे। पहले रिलेटेड समझ लो, फिर मैं आगे के पार्ट समझाता हूं। दूसरा, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर्स इन द बिजनेस। मतलब दो कंपनी है, ओके, या दो फर्म है, दो एंटिटी है। मैं एंटिटी कहूँ तो फिर वो प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है। तो दो एंटिटी है, ये दो एंटिटी मिलकर कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही है। अब ये दो एंटिटी मिलकर अगर कहीं पे भी पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही है तो ये दो एंटिटी रिलेटेड मानी जाएगी। ओके, दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो गए तो वो भी रिलेटेड मानी जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन, कंट्रोल, होल्ड मोर देन 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक और शेयर्स इन बोथ ऑफ देम। इन बोथ ऑफ देम मतलब क्या, इन बोथ ऑफ देम मतलब सप्लायर है, सप्लायर है और रिसिपिएंट है, और ये सप्लायर और रिसिपिएंट के कंपनी दो दो अलग अलग कंपनी और बिजनेस है, और इन दोनों में किसी तीसरे ने ओके स्टेक करके लेके रखा हुआ है। मतलब क्या, अभी स्टार्टअप बिजनेस बड़ा बढ़ रहा है। ओके, समझ लो, ओके, मेरी एकेडमी है, XYZ एकेडमी, एग्जाम्पल ना, मेरी एकेडमी है तो ये स्टार्टअप है, इसमें जो है बाइजू ने ओके अपना स्टेक डाल दिया। ओके, बाइजू ने स्टेक डाल दिया कि चलो इसका यहाँ पे 30% स्टेक मेरा एकेडमी का है, स्टार्टअप है भाई। ओके, और दूसरा रिलायंस ने भी स्टेक ले लिया। ओके, तो अब देखो क्या है, एक मेरी एकेडमी है, एक दूसरी एकेडमी है, दोनों स्टार्टअप है समझ लो, और दोनों स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट बाइजू से आया। बाइजू ने मेरे इसमें भी 30% लिया, और कोई दूसरी एकेडमी है उसमें भी 30% स्टेक लिया। ओके, तो कोई तीसरे के वजह से हम दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। समझ लो XYZ एकेडमी और PQR एकेडमी, और ये दोनों एकेडमी में बाइजू का ओके 25% से ज्यादा स्टेक है, दोनों में भी 25% से ज्यादा स्टेक है, तो किसी तीसरे के वजह से हम दोनों रिलेटेड हो गए। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझना चाहूंगा, मैं और मेरा साला, मतलब बीवी का भाई, वैसे तो कोई हमारे में कनेक्शन नहीं था, लेकिन जो बीवी है बीच में, बीवी की वजह से हम दोनों रिलेटेड हो गए। ओके, यानी कोई तीसरे के वजह से, जिसका 25% से ज्यादा स्टेक मेरे में भी है और उसमें भी है, मेरे में तो 100% स्टेक है, तो किसी तीसरे के वजह से ओके हम दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। और ये रिलेटेड होने से क्या होगा, फ्यूचर में ओके मेरा और ओके वो जो दूसरी एकेडमी है, इन दोनों में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई तीसरे ने मोर देन 25% स्टेक हमारे दोनों में होल्ड करके रखे हुए हैं। ओके, होल्ड करके रखे हुए। उसके बाद में नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी कंट्रोलिंग सब्सिडरी कंपनी, तो वो रिलेटेड माने जाएंगे। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, समझ लो दो कंपनी मिला के तीसरे को कंट्रोल कर रही है, तो जो दो कंपनी मिलाकर तीसरे को कंट्रोल कर रही है तो दो कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी। और नेक्स्ट, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। ओके, और मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या ये दोनों मिलके किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो रिलेटेड माना जाएगा। लास्ट, दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ख्याल रहे, दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर सेम फैमिली मेंबर हो गए तो रिलेटेड माने जाएंगे। यहाँ एक बात का ख्याल रखना, फैमिली की डेफिनेशन मैंने चार्ट में नहीं ली है, पर अगर आप नोट्स देखोगे तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। फैमिली की डेफिनेशन, फैमिली में क्या, ओके, यहाँ पे स्पाउस यानी आपकी वाइफ वो रिलेटेड ही मानी जाएगी, चिल्ड्रेन रिलेटेड ही माने जाएंगे, यानी आपके चिल्ड्रेन हो गए तो रिलेटेड ही माने जाएंगे, नो डाउट। लेकिन ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, ओके, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स,
ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे। स्पाउस डिफॉल्ट रिलेटेड है, चिल्ड्रन रिलेटेड है, डिपेंडेंट हो या ना हो, लेकिन ब्रदर सिस्टर और पेरेंट रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब सर रिलेटेड हो गया तो क्या, रिलेटेड हो गया तो ये पैरा 2 लग जाएगा। और ये पैरा 2 कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये पैरा 2 कहता क्या है। पैरा 2 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस फ्री सप्लाई की, हम फ्री सप्लाई में, और फ्री सप्लाई अपने रिलेटेड पर्सन को किया या अपने ही डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को किया, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी आ जाएगा। जैसे पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और उनकी सब्सिडरी कंपनी थी। अब कोविड में क्या हुआ, कोविड में होल्डिंग कंपनी के पास जो है एक्स्ट्रा स्टाफ था और सब्सिडरी कंपनी के पास कुछ ऑर्डर्स थे, तो इन्होंने अपना एक्स्ट्रा स्टाफ, भाई अपनी दूसरी कंपनी भी अपनी है, तो यहाँ का स्टाफ उधर शिफ्ट कर दिया सब्सिडरी में। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ओके, तुम और वो सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड हो और तुम अपना स्टाफ अगर उसको दे रहे हो, मतलब आप अपने वर्कर की सर्विस उसको दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय की सर्विस उसको दे रहे हो, तो ऐसे केस में इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। सर फ्री दिया होगा, स्टाफ बैठा था, फ्री दिया होगा, तभी ये रिलेटेड पार्टी में सर्विस दे दिया आपने, अगर सर्विस दे दिया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट एक जो है यहाँ पे सर, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या डिफरेंस है। रिलेटेड पर्सन मतलब दो अलग अलग एंटिटी, दो अलग अलग पैन, दोनों के पैन अलग है, दो अलग एंटिटी है, लेकिन कॉमन डायरेक्टर ऑफिसर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 25% स्टेक इन बोथ ऑफ देम, वन कंट्रोल्स द अदर, टुगेदर दे कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, टुगेदर दे कंट्रोलिंग द थर्ड पर्सन और मेंबर ऑफ सेम फैमिली, रिलेटेड माना जाएगा। मतलब क्या, दोनों के अलग एंटिटी अलग पैन पर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो रिलेटेड माने जाएंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेपरेट पैन नहीं, हमारी ही ब्रांच, ध्यान से सुनना, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हमारी ही ब्रांच जो अंडर सेम पैन है बट सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो केस में वो रिलेटेड माने जाएंगे। तो सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आई रिपीट, इन द, हाँ आपने जो सप्लाई किया गुड्स और सर्विसेज का वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया। अब समझ लो मेरा ब्रदर है, डिपेंडेंट है, और मैंने उसको कोई गुड्स दिया पर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया भाई मैंने घर पे बैठे बैठे दिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये जीएसटी तभी आएगा जब आपने सप्लाई किया हो और आपने सप्लाई किया हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया हो, ठीक है, तभी जीएसटी आएगा। उसके बाद में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ओके, गिव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मोर देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर कॉल एज अ सप्लाई। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भी रिलेटेड है, सुनना ध्यान से, सॉरी, हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों भी रिलेटेड है, ठीक है। अब रिलेटेड होने की वजह से कोई भी आप गुड्स फ्री दोगे एम्प्लॉय को तो वो केस में जीएसटी आ जाएगा। अब समझ लो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय पे बड़े खुश हो गए, ओके, अब वो पुराना जमाना तो गया, पुराने जमाने में क्या होता था, ओके, एक राजा गले का हार निकाल के अपने एम्प्लॉय को, दासी को दे रहा है और बहुत अच्छी खबर लाई है, तो आज अगर वही राजा अपने गले का हार निकाल के कुछ दे तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ, क्योंकि दोनों रिलेटेड पर्सन है, और फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप कोई कार देते हो अपने एम्प्लॉय को तो जीएसटी आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एक एक्सेप्शन भी रखा, और वो है कि अगर आपने कोई फ्री गिफ्ट दिया है, फ्री गिफ्ट दिया है अपने एम्प्लॉय को जिसकी वैल्यू 50,000 या उससे कम है पर एम्प्लॉय, 50,000 या उससे कम है पर एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को और वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, लेट्स टेक एग्जांपल, वैल्यू 70,000 रुपए है, तो पूरे 70,000 पे जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू 50,000 के ऊपर चलेगी इन अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर में पर एम्प्लॉय, तो 50,000 के ऊपर गई तो टोटल 70,000 पे जीएसटी आएगा, 70 माइनस 50 नहीं, टोटल 70 पे आ जाएगा। तो 50,000 ये क्राइटेरिया है, 50,000 या उससे कम होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, पर उससे ज्यादा होगा तो जीएसटी आ जाएगा। इज इट क्लियर?
तो ये ख्याल रखना, और टोटल वैल्यू पे यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। लेकिन इसके आगे शेड्यूल 3 में मैं पढ़ाऊंगा कि अगर कोई आपने अपने एम्प्लॉय को गुड्स दिया या सर्विस दी और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, आई रिपीट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो शेड्यूल 3 लग जाता है, और शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके ऊपर जो है बेटा यहाँ पे जीएसटी नहीं आता है। शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। तो ये आपको फैक्ट्स और सर्कमटेंसेस पे देखना पड़ता है कि ये जो गिफ्ट दिया है या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है। डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा थर्ड पैरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ओके, हु अंडरटेक्स द सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जैसे आपको पता है कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं, हमारे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचते हैं, आई रिपीट हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई अपने अब आप क्या कर रहे हो, अपने एजेंट्स, मैं बाहर नहीं कह रहा हूँ, मेरे एजेंट्स है, उसके पास आपने गुड्स भेज दिया, उसके पास आपने गुड्स भेज दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, अपने एजेंट को स्टॉक भेज दिया कि यार तू स्टॉक रख और बेच, मेरे बिहाफ पे बेच। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट हु अंडरटेक द सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जो आगे गुड्स को बेच रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब इस बात को ध्यान रखा जाए, प्रिंसिपल है, एजेंट है, ओके, और यहां पे गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। किसको स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है बेटा, एजेंट को। और एजेंट जो है, एग्जांपल लेते हैं, कंसाइनमेंट एजेंट है जो आगे बेच रहा है, ओके, और ये आगे कस्टमर को बेच रहा है। तो अब ये जो पहले स्टॉक ट्रांसफर हुआ, हमने बेचा नहीं, उसको स्टॉक दिया, और बाद में बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए हमने गुड्स दिया। तो अब देखो यहाँ पे लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ये कहता है कि जब ये आगे बेचेगा, समझ लो आगे उसने स्टॉक बेचा 1 लाख का, और उसके ऊपर जीएसटी है @12%, यानी 12,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो 12,000 रुपए उसके ऊपर जीएसटी है, और वो 1 लाख का गुड्स आगे बेच रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि क्या ये जो स्टॉक दिया गया विदाउट कंसिडरेशन अपने एजेंट को बेचने के लिए, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? ये एक सीबीआईसी सर्कुलर इस पैरा 3 के साथ है, और वो सीबीआईसी सर्कुलर अगर आपने पढ़ा होगा तो बेटा डिटेल में तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, पर रिवीजन में मैं उसका रेफरेंस जरूर आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे सीबीआईसी सर्कुलर क्या कहता है, अगर ये एजेंट यहाँ पे खुद का इनवॉइस दे रहा है, अब ध्यान सुनिएगा, ओन इनवॉइस दे रहा है आगे, ये एजेंट ओके ओन इनवॉइस दे रहा है और खुद के इनवॉइस में बेच रहा होगा, तो ऐसे केस में ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई मान लिया जाएगा, और ये सप्लाई पे जीएसटी आएगा। यानी एजेंट कैसे बेच रहा है उसके ऊपर है। एजेंट जब आगे बेचता है तो खुद के इनवॉइस में बेच रहा है, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट को जो सप्लाई कर रहा है पैरा 3 के अंडर में, वो सप्लाई जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर आप जीएसटी दे रहे हो तो इसका क्रेडिट एजेंट को आगे मिल जाएगा। लेकिन एजेंट बेचते वक्त ओके ओन इनवॉइस नहीं दे रहा है, एजेंट बेचते वक्त ओके प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है। किसका इनवॉइस दे रहा है बेटा? प्रिंसिपल का, क्योंकि वो एजेंट है, वो कह रहा है मैं मेरा इनवॉइस क्यों दूं, मैं प्रिंसिपल का इनवॉइस देता हूं। तो एजेंट अगर प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है तो फिर ये सेल जो है, ये सेल प्रिंसिपल की मानी जाती है, तो उसने जो स्टॉक सप्लाई किया वो स्टॉक सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है। और ये जो इनवॉइस बनाया गया यहाँ पे, ये प्रिंसिपल का ही बनाया गया है, इसलिए इसका जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा, एजेंट नहीं पे करेगा। एक बार फिर से ये जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, ओके, इस पे ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि एजेंट आगे कर क्या रहा है। अगर एजेंट जो है आगे अपने खुद के इनवॉइस में बेच रहा है, अब उसने खुद का इनवॉइस बनाया, तो ऐसे केस में 12,000 जीएसटी उसको देना पड़ेगा, और इस स्टॉक पे भी जीएसटी लगाया जाएगा जो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, और लगाया हुआ जीएसटी का क्रेडिट एजेंट को मिल जाएगा। लेकिन अगर एजेंट अपने खुद के इनवॉइस में नहीं बेच रहा है, किसके इनवॉइस में बेच रहा है बेटा? प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा, पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा, और ये जो बेचा गया इसका डायरेक्ट जीएसटी प्रिंसिपल पे करेगा। आई होप आपको ये समझा होगा। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, ये रिवीजन बैच है, ओके, मेरे तरफ से जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जो ओरिजिनल डिस्कशन है याद आ जाए। तो यहाँ पे ओके
प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा या ओके एजेंट ने प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया। ओके एजेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, एक सेलिंग एजेंट होता है जो क्लॉज ए में है। सेलिंग एजेंट मतलब वो आपका माल बेच के दे रहा है, उसको हम सेलिंग एजेंट कहते हैं। दूसरा एजेंट आपके बिहाफ पे बाय कर रहा है, बाय करके आपको दे रहा है, उसको कहते हैं बाइंग एजेंट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल। ओके एजेंट टू प्रिंसिपल मतलब उसने बाय किया आपके बिहाफ पे और आपको दिया। तो ये केस में भी अगर एजेंट, अगर बाइंग एजेंट है, समझ लो एग्जाम्पल लो, आपके बिहाफ पे एजेंट बाय कर रहा है। ओके एजेंट बाय कर रहा है सप्लायर से और आप रिसिपिएंट हो और ये आपका बाइंग एजेंट है। अगर एजेंट ने यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस अपने नाम पे लिया और आगे अपना इनवॉइस दिया, तो एजेंट ने जो गुड्स यहाँ पे प्रिंसिपल को दिया ये सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया, यहाँ पे इनवॉइस एजेंट ने खुद बनाया, तो जहां तक देखा जाए ये सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है, ध्यान रहे सप्लायर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है और एजेंट अपना इनवॉइस नहीं बना रहा है, एजेंट अपना इनवॉइस नहीं बना रहा है, वो सिर्फ गुड्स लेके दे रहा है और इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है, तो ऐसे केस में ओके एजेंट ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया ओके उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पूरा पैरा 3 इसके ऊपर डिपेंड है कि एजेंट इनवॉइस कैसे बना रहा है, सेलिंग एजेंट या बाइंग एजेंट। अगर सेलिंग एजेंट ओके ध्यान सुनना, अगर सेलिंग एजेंट यहां पे खुद का इनवॉइस बनाए तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी, बाइंग एजेंट खुद का इनवॉइस बनाए तो एजेंट ने जो प्रिंसिपल को किया जीएसटी। पर अगर वो खुद के इनवॉइस नहीं बना रहे हैं तो फिर स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा और पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझा कि नहीं समझा बेटा? थोड़ा डिफिकल्ट था, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। यस और नो, जोर से बोलो, हाउ इज द जोश? समझा या नहीं समझा? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस चलो नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया। अब देखो पैरा 4, पैरा 4 क्या कहता है? अरे यार ये जा क्यों रहा है? हाँ देखो पैरा 4 क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब देखो क्या है, मैं दोनों चीजें साथ में लूंगा, ठीक है, मजा आएगा दोनों चीजें। 7(1)(b भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में कहता है और शेड्यूल 1 पैरा 4 भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में कहता है। ठीक है, अब 7(1)(b और शेड्यूल 1 पैरा 4 जो इंपोर्ट सर्विस के बारे में, दोनों में फर्क क्या है? 7(1)(b ये कहता है कि आपने सर्विस किसी से भी इंपोर्ट की हो और उसमें कंसीडरेशन है, दैट्स ऑल, जीएसटी पे करना पड़ेगा वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। लेकिन इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्पशन है जो बाद में देखेंगे। अब ये पैरा 4 क्या कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस बाहर से ली और आपने विदाउट कंसिडरेशन ली, पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन दी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी, विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री है तो जीएसटी नहीं। लेकिन आपने फ्री सर्विस अपने ही रिलेटेड से लिया, अब मेरी ब्रांच दुबई में है और दुबई से मैंने फ्री सर्विस बताया, या अपने ही, मेरा रिलेटेड पर्सन दुबई में है, ओके, तो अपने ही रिलेटेड से लिया और या अपने एस्टेब्लिशमेंट से लिया और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फ्री सर्विस लिया, तो बात खत्म, जीएसटी आ जाएगा। यानी गवर्नमेंट को फ्री सर्विस से प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि जाओ बाहर वालों को लूटो, फ्री सर्विस ले लो, जीएसटी नहीं आएगा, लूट लो, कितना लूट सकते हैं बाहर वालों को, फ्री सर्विस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने फ्री सर्विस अपने वालों से लिया तो ये अपने वाले हमें पसंद नहीं है। ओके, आपने अपनी ब्रांच से सर्विस लिया, बाहर से अपनी रिलेटेड से सर्विस लिया, तो और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया तो फिर जीएसटी लगाएंगे। हाँ, आपने अपने वालों से, जैसा मेरा ब्रदर है, रिलेटेड है, पर मैंने बिजनेस के लिए नहीं लिया भाई, अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा, फ्री सर्विस है, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने वालों से बिजनेस के लिए सर्विस लिया, ओके, तो जीएसटी लगेगा।
सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बस यही है बेटा यहाँ पे कि बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं। समझ लो मुझे कोई सॉफ्टवेयर सर्विस लेना है तो मैंने डायरेक्ट इंडिया में लिया तो जीएसटी लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले दुबई में मेरी जो रिलेटेड पार्टी है, मेरी ब्रांच है, मैं बताऊँगा वहाँ दुबई में टैक्स नहीं लगते हैं और कि सिंगापुर में टैक्स नहीं लगते हैं, तो मैं पहले वहाँ बताऊँगा और वहाँ से फ्री बताऊँगा अपने आप को, तो लोग टैक्स प्लानिंग कर देंगे। इसलिए ओके गवर्नमेंट ने जानबूझ के रिलेटेड पार्टी और ओन एस्टेब्लिशमेंट से बाहर से सर्विस आई और बिजनेस के लिए आई तो जीएसटी लगेगा। ओके तो ये हमने कंसेप्ट देखे बेटा। ओके यहाँ पे ओके 4 पैरा देखे, ये 4 पैरा के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। गवर्नमेंट कहती है हम फ्री सर्विस पे कभी जीएसटी नहीं लगाएंगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है मतलब मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस नहीं है तो हम कभी जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये 4 बातें होगी तो लगाएंगे। पहला परमानेंट ट्रांसफर क्योंकि आपने आईटी से लिया, दूसरा रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्यों, क्योंकि हमें आईटी से ट्रांसफर करना है। ओके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो वहाँ वहाँ का टैक्स वहीं पे होगा। तीसरा प्रिंसिपल एजेंट, वही लॉजिक पे बेटा, जहाँ एजेंट उसके हिसाब से स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा। और चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे फ्री सर्विस होगी हम जीएसटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट होगा तो जीएसटी लगे। आई होप आपको ये जो है शेड्यूल 1 समझा होगा, चारों पैरा आपको समझे होंगे। तो ये तो हुआ बेटा सेक्शन 7(1) कंप्लीट। ओके और सेक्शन 7(1) में विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी विथ कंसिडरेशन में हमने 2 पार्ट देखे। ओके एक नॉर्मल ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई और एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन ओके विदाउट कंसिडरेशन के 4 पैरा में अगर आपका ट्रांजेक्शन आता है तो जीएसटी आएगा। ओके चलिए अब आते बेटा 7(2) में। ओके यहाँ पे 7(2) में समझ लीजिए। ओके 7(2) में क्या है? ओके तो ये 7(2) में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कभी भी सप्लाई नहीं बोली जाएगी। ध्यान सुनना, कुछ एक्टिविटी कभी भी सप्लाई नहीं बोली जाएगी, मतलब उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। ओके इसको शेड्यूल 3 सेक्शन 7(2)(a) कहा जाता है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो कौन सी एक्टिविटी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई रहेगी? ओके सर्विस बाय एन एम्प्लॉय, ध्यान रखें, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, अगर सर्विस एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके मतलब क्या, इन शॉर्ट ओके एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय को जो वेजेस मिल रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके क्योंकि एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहा है उसके अगेंस्ट में सैलरी मिला, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, पर ये जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। परक्विजिट्स मिल रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। समझ लो यहाँ पे एक केस स्टडी आपके साथ लेता हूँ कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप एम्प्लॉय हो। ठीक है, मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप एम्प्लॉय हो। आपको मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया पर टर्मिनेशन क्लॉज के साथ दिया कि भाई 1.5 साल में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ओके और जब भी निकाला जाएगा आपको 2 महीने की टर्मिनेशन कंपेंसेशन फीस दी जाएगी, आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का क्लॉज है कि आपको 2 महीने का पैसा दिया जाएगा और आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन दे दिया जाएगा, मतलब मैच्योरिटी के पहले टर्मिनेट कर दिया जाएगा पैसा देकर। क्या हुआ कि मैं आपको मंथली सैलरी दे रहा हूँ तो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको साल भर में ही निकाल दिया और आपको 2 महीने की सैलरी दे दिया। अब 2 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में जमा हो गई। अब ये जो आपको पैसा मिला ये सैलरी नहीं मिला, आपको कंपेंसेशन मिला। अब गवर्नमेंट का ध्यान रहता है जिसको भी पैसा मिला तो ओके सर्विस, एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो क्या ये सर्विस है? कंपेंसेशन मिला है, क्या ये सर्विस है? तो अब आपको एक सवाल है कि उसको जो 2 महीने की सैलरी मिली 1 लाख रुपए कंपेंसेशन मिला, तो क्या वो कंपेंसेशन पे जीएसटी आएगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो जो उसको पैसा मिला वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, और अगर उसको इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आता है। तो इन द कोर्स ऑफ या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दोनों केस में जीएसटी नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा एक एम्प्लॉय है,
ओके 5 साल से मेरे पास काम कर रहा है, मेरी ओके चार्ट्स, कलर बुक्स, ओके पिक्चर्स, डायग्राम सब वो डिज़ाइन करता है। ऐसा समझ लो मेरे लिए ताजमहल बनाता है। ओके पूरा कोर्स का ताजमहल वो बनाता है मेरे लिए। अब वो छोड़ के जा रहा है, उसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया, पीरियड हो गया, 5 साल से मेरे पास था। ओके अब वो छोड़ के जा रहा है। अब बेटा वो अगर छोड़ के जा रहा है तो मैंने कहा ठीक है भाई तू जा, पर ऐसा यार दिल तो दुख रहा है। अब पुराने ज़माने में शारजाह जैसे मैं हाथ थोड़ी काटूंगा उसके। मैंने कहा जा भाई अब तू क्या करे। ओके पर मैंने उससे ये कहा कि देख यार तू इस फील्ड में ओके किसी और को नहीं ज्वाइन करेगा। ओके किसी और को नहीं ज्वाइन करेगा, तू दूसरे फील्ड में ज्वाइन कर। पर एजुकेशन फील्ड में तू मेरा और किसी को ज्वाइन नहीं करेगा, मैं तेरे हाथ काट रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में। ओके यहाँ पे तूने जो मेरे को सर्विस दी वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अब उसने कहा ठीक है, ध्यान सुनना, उसने कहा ठीक है सर नहीं करूँगा ऐसा, पर मुझे क्या मिलेगा। मैंने उससे कहा कि तू तू और किसी और को ज्वाइन नहीं करेगा, उसका मैं तुझे 50 लाख रुपए देता हूँ। ओके 50 लाख रुपए देता हूँ। तो अब उसको 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो उसको पैसा जो मिला कुछ ना करने का, हाँ सर्विस मतलब एनीथिंग, कुछ ना करने का भी पैसा मिल रहा है तो सर्विस है। सुनना, कुछ ना करने का पैसा मिल रहा है वो भी सर्विस है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ना करने का उसको पैसा मिला 50 लाख रुपए, मैंने 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और मैंने कहा कल से ये फील्ड में किसी को ज्वाइन नहीं करना। सवाल है कि वो 50 लाख पे जीएसटी आएगा क्या। अब आपका ये कहना होगा कि वो सर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला, नहीं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया था, वो तो जा सकता था। सर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, नहीं मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं उसको दूं। मैंने तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में दिया कि तू ऐसा मत कर, उसके लिए अलग से 50 लाख देता हो, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। यानी कुछ ना करना भी सर्विस है और वो अलग सर्विस है, और उसने मेरे को दी वो सर्विस, 50 लाख पे जीएसटी आएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। अब एक लास्ट पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूँ इस क्लॉज के तहत। मैंने यहाँ है मेरे पास एक एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल बड़ा काम आएगा। मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, और मेरे पास जब एम्प्लॉय आया, बेटा मैं क्लियर दिख रहा हूं ना, कोई तकलीफ तो नहीं जा रही है ना। ओके मैं क्लियर दिख रहा हूं ना बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं जा रही है। चलो हाँ, अब यहाँ पे एक इसी क्लॉज के अंदर लास्ट पॉइंट लेता हूँ। मेरे पास एक एम्प्लॉय आया सर, उसने मेरे को बोला कि सर आपके पास जॉब मुझे ज्वाइन करना। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ले ज्वाइन। तो सर मेरी सैलरी क्या होगी, मैंने कहा 20,000 रुपये। उसने कहा ठीक है ओके 20,000 रुपये। वो एग्री हुआ, पर उसने कहा सर मेरा रहना अभी पूना में यहाँ पॉसिबल, और रियल केस है, पूना में मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमारा एक गेस्ट हाउस है कंपनी का। तो मैंने कहा ठीक है तू वहाँ रह, पर अगर तू वहाँ रहा तो मैं सैलरी तुझे 20 नहीं दूंगा, मैं ओके तुझे 15,000 ही सैलरी दूंगा, क्योंकि रहने का तुझे मैं वहाँ दे रहा हूँ। अब मेरा गेस्ट हाउस मैंने उसको रहने के लिए दिया, ये सर्विस है। ओके ये सर्विस है, मेरा गेस्ट हाउस फ्री दिया उसको रहने के लिए, ये सर्विस है। तो उसने कहा ठीक है सर आप ऐसा करो, हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज रखो। क्या क्लॉज रखो कि सैलरी 20,000 रुपये, जिसमें से आप रहने का 5,000 रुपये काट रहे हो, मतलब जो मैंने रहने के लिए उसको सर्विस दिया, ओके मेरा गेस्ट हाउस दिया, ओके वो मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, और मैंने उसको फ्री दिया, वो मेरे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे लॉ क्या कहता है, अगर आपने कोई गिफ्ट दिया हो, अब ध्यान से सुनना, ये पैरा 2, अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, ये पैरा 2 गिफ्ट वाला टू एम्प्लॉय, और ये जो शेड्यूल 3 का पैरा 1, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिया होगा, मे बी उसको कैंटीन सर्विस दे रहा हो, मे बी उसको यहाँ पे कैब सर्विस दे रहा हो, उसको अपने तरफ से दे रहा हो, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिया होगा और वो मेरे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का क्लॉज है, एग्रीमेंट का क्लॉज है, तो फिर वो गिफ्ट की वैल्यू क्यों ना 50,000 के ऊपर हो, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है तो शेड्यूल 3 के तहत उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। फिर उसकी वैल्यू 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, पूरे साल भर में वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर उसे देगा, ओके इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मैं कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा हूं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, आई रिपीट, मैं कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा हूं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो है, जहां तक देखा जाए तो
वो गिफ्ट की वैल्यू पूरे फिनेंशियल ईयर में अगर 50,000 से ज़्यादा है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो पूरे इस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। 50,000 है उससे कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, समझ में आया ये पार्ट। चलो, ये हमारा हुआ दूसरा। सेकंड, तो बेटा यहाँ पे जो है थोड़ा ये चार्ट जा रहा है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो सेकंड पॉइंट, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये सेकंड पॉइंट थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर कोर्ट ने कोई भी सर्विसेज दी तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक्सक्लूडिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा तो ये एक्चुअली कोर्ट नहीं कहा जाता है, तो रिवर चार्ज में लाइबिलिटी आती है। और आपको पता है कि रिवर चार्ज में लाइबिलिटी बिजनेस एंटिटी पे आती है, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद में अगर हम थर्ड पॉइंट, ये नहीं दिख रहा होगा पर मैं थोड़ा कवर कर लूंगा। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट अगर आपको याद है तो फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी एमएलए, तो वो सप्लाई के बाहर रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर किसी को अपॉइंट किया तो उसको सप्लाई के बाहर रखा गया। अगर गवर्नमेंट बॉडी के गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी होगी उसके ऊपर डायरेक्टर या यहाँ पे चेयरपर्सन या मेंबर को अपॉइंट किया तो उसको सप्लाई के बाहर रखा गया। उसके बाद में पैरा 3 सर्विस, पैरा 4 सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमिटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, तो उसको सप्लाई के बाहर रखा गया। नाउ फिफ्थ पैरा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन, ओके, अदर देन अगर आपको याद होगा तो ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, डोंट वरी, मैं आपको अदर देन यहाँ पे क्लॉज बी ऑफ पैरा 5, क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 शेड्यूल 2, मतलब क्या, अगर आपको याद है तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपको याद है तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई के बाहर एक्सक्लूड किया गया। सर्विस की डेफिनेशन क्या है? सर्विस की डेफिनेशन है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी सर्विस के डेफिनेशन में आती है। आई रिपीट, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी सर्विस के डेफिनेशन में आती है। तो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज किया तो भी सर्विस के डेफिनेशन में है, यहाँ पे रेंटिंग पे दिया तो भी सर्विस के डेफिनेशन में है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सक्लूड किया है। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग सेल करते हो तो वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन अगर वो इंटेंडेड फॉर सेल होगा, अगर शेड्यूल 2 आपको याद होगा और पैरा 5 क्लॉज बी याद होगा, तो इंटेंडेड फॉर सेल बाय बिल्डर टू बायर, तो वो उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पैरा 5 में देखेंगे ऑफ शेड्यूल 2। उसके बाद में बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पैरा क्या कहता है? नेक्स्ट पैरा ये कहता है कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग होगा तो जीएसटी आएगा, दूसरा एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो सप्लाई के बाहर है। तो हमने एक, आपको स्टोरी याद होगी तो हमने एक स्टोरी देखी थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का रिजल्ट आने के पहले वो चल बसे फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमिटोरियम, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। झगड़ा बाहर के बाहर हुआ, मतलब क्या, मतलब अगर हाईसी सेल होता है यानी गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडिया में होता है तो भी उसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा क्योंकि गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ। ओके, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी डायरेक्ट सप्लाई होता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जहां तक देखा जाए बेटा पैरा 8 में दो क्राइटेरिया है। कौन से दो क्राइटेरिया है बेटा पैरा 8 में? अगर पैरा 8 में आप दो क्राइटेरिया देखो तो वेयरहाउस से, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से क्लियर होने के पहले अगर इंडिया में वो सेल होता है तो ऐसे सिचुएशन में वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। और क्लॉज बी में अगर आईसी सेल होता है और इंडिया में क्लियर होने के पहले, इंडिया में क्लियर होने के पहले वो सप्लाई होता है तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे गुड्स इंडिया में आए नहीं, बाहर के बाहर सप्लाई हुआ, वेयरहाउस से क्लियर होने के पहले सप्लाई सेल हुआ या क्लियरेंस के पहले अगर वो सेल हुआ तो ऐसे सिचुएशन में वो भी कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा। इवन दो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ, इवन दो सेल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ, लेकिन उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा। तो ये हमने बेटा यहाँ पे सेक्शन 7(2)(a) देखा डिटेल में। तो चलिए इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये डिस्कशन एंजॉय किया होगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ रुकते हैं। Well, good morning to all of you. Well,
बेटा आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर हो, ऑडिबल हो तो थंब दीजिएगा। यस, गरिमा, श्रेया, बालकृष्णन, गुड। चलिए, अदिति, नितेश, परेश, राहुल, गुड बेटा। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं जो अभी होमवर्क दे रहा हूँ मेरे रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चनर्स भी सॉल्व कर रहे हो, और अभी के अभी साथ साथ में एक बार फिर से आईडीटी जो है आप मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हो, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं, हम हमारा रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कल हमने शेड्यूल 1 पे रिवीजन किया था, शेड्यूल 3 भी हमने कंप्लीट किया था, और कल जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको पता है कि ड्यूरिंग आवर डिस्कशन कोई अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करेगा, और यहाँ पे जो भी आपको सवाल या डाउट्स करने हैं वो आखिरी में 20-25 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये 1.5 आवर कोई इन बिटवीन मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो भी यहाँ सीरियसली मुझे वीडियो में देख रहे हैं उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्ट करें? चलिए, एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है, ठीक है। चलो दोस्तों, यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने ये शेड्यूल 3 कंप्लीट किया। नाउ सेक्शन 7(2)(b) नोटिफाइड एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट। 7(2)(a) जो है, 7(2)(a) यहाँ शेड्यूल 3 कवर करता है, और 7(2)(b) में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई नहीं बोली जाएगी। शेड्यूल 3 की एक्टिविटी तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई नहीं बोली जाएगी, जिसमें ए सर्विस बाय ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड बाय पंचायत, आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W। क्योंकि 7(2)(b) में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई कर सकती है जिससे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जिसमें 2 एक्टिविटी नोटिफाई हुई है कि यहाँ पे 243G और 243W की पंचायत की और म्यूनसिपल, यहाँ पे म्यूनसिपलिटी की जो एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड होती है, तो ये सिचुएशन में यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, लोकल अथॉरिटी देती है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। दूसरा जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है बेटा कि अल्कोहल, लिकर और लाइसेंस, इसका जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस फीस फॉर अल्कोहल, लिकर, तो ये जो लाइसेंस फीस है, जस्ट अ मिनट, अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और वॉट एवर द नेम कॉल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस फीस लेगा या एप्लीकेशन फीस लेगा या वॉट एवर द नेम कॉल्ड, ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो वो दोनों एक्टिविटी सप्लाई नहीं कहे जाएंगे। अब बेटा शेड्यूल 2 पे आता हूँ। शेड्यूल 2 जो है यहाँ पे, तो शेड्यूल 1 हो गया ऐसी एक्टिविटी जिसे कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी सप्लाई कहा जाएगा। शेड्यूल 3 हो गया, शेड्यूल 3 की कुछ एक्टिविटी सप्लाई से ही एक्सक्लूड कर दी गई। और यहाँ पे शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1)(a), ओके, मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा सेक्शन 7(1)(a). 7(1)(a) क्या कहता है? वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, they shall be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2। मतलब ये 7(1)(a) के हिसाब से मीनिंग ये हुआ कि अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो जाती है, और सप्लाई हो जाती है सेक्शन 7(1)(a) में या 7(1)(b) में, मतलब ये हुआ कि
यस, आइदर वो फॉर कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, या फिर विदाउट कंसिडरेशन इन दिस 4 पैराज आती है। मतलब पहले वो सप्लाई होना जरूरी है। अगर सप्लाई हो जाती है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड शेड्यूल 2 आपको हेल्प करेगा फॉर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब शेड्यूल 2 जो है वो अभी सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए है, वो ये नहीं बताएगा क्या सप्लाई है। जब भी सवाल सप्लाई का आएगा 71A या 71B, इससे आपको फाइनल करना पड़ेगा। लेकिन बेटा सेकंड, अगर यहाँ पे आप अगर कंफ्यूज हो गए तो ये कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो आपको यहाँ पे इस एक्ट में शेड्यूल 2 हेल्प करेगा और एज वेल एज सेक्शन 8 हेल्प करेगा। यानी शेड्यूल 2 में कुछ स्पेसिफाइड 7 पैराज है। ये 7 पैराज आपको हेल्प करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस में क्लासीफाई किया जाएगा। और अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट 7 पैराज में नहीं आता है और बंडल है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार क्या करूं, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स में डालूं या सप्लाई ऑफ सर्विस में डालूं, तो वो केस में सेक्शन 8 भी आपको क्लासिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। तो अभी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो प्योरली क्लासिफिकेशन पे है। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन शेड्यूल 2 में अगर आप आते हो तो शेड्यूल 2 में 7 पैराज है बेटा। ओके, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए गए और ये कॉन्ट्रैक्ट्स वही लिए गए जो पहले सर्विस टैक्स में और वैट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इससे रिलेटेड। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था बेटा। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये गुड्स का ही माना जाएगा, सर्विस का माना जाएगा। दूसरा, क्या क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है जीएसटी में? बिल्कुल बहुत जरूरी है। रेट्स के लिए अलग अलग रेट्स है, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्योंकि गुड्स का और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के प्रिंसिपल्स अलग है, एग्जम्पशंस दोनों के लिए अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन सर्विस, कोई भी सर्विस स्टूडेंट को, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विस दी जाए तो एग्जम्प्ट है, लेकिन गुड्स को एग्जम्पशन नहीं है। मतलब अगर कोई स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह अपने स्टूडेंट को कोई स्टेशनरी सेल कर रहा है या यहाँ पे यूनिफॉर्म सेल कर रहा है तो वहां हो सकता है कि एग्जम्पशन ना हो। तो बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट किसका है, गुड्स का है या सर्विस का है, ये बहुत जरूरी है। इस पर से ही डिसाइड होगा कि आपको एग्जम्पशन मिलेंगे, रेट्स क्या होंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होंगे। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम पहला ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जब आप किसी को गुड्स देते हो, समझ लो आप ये गुड्स है और किसी को गुड्स दे रहे हो, दिखने में फिजिकली तो आप दिख रहे हो यहाँ गुड्स जा रहा है, तो आप इसको बहुत मेयर टर्म में मत लेना कि सप्लाई ऑफ गुड्स, क्यों, क्योंकि गुड्स जा रहा है, ऐसा मत लेना। उन्होंने कहा गुड्स के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी देखो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सब्सटेंस क्या है। अगर यहाँ पे गुड्स जब आप किसी को दे रहे हो, अगर उसमें टाइटल जा रहा होगा, ओनरशिप जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का है। यानी टाइटल या ओनरशिप जा रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स का है, या फ्यूचर टाइटल जा रहा है, हायर परचेस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा। लेकिन आप जो है गुड्स देते वक्त दिखने में गुड्स जा रहा है पर आप राइट्स ही दे रहे हो, या अनडिवाइडेड शेयर दे रहे हो, ध्यान से सुनना, राइट्स दे रहे हो या अनडिवाइडेड शेयर दे रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। राइट्स तो ठीक है, मतलब आप हायरिंग पे दे रहे हो, लीजिंग पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो गुड्स, तो राइट्स दे रहे हो आप, ओनरशिप नहीं दे रहे हो। अनडिवाइडेड शेयर यानी क्या, आपको वो एग्जांपल मैंने जो क्लास में लिया था वो बता दूं। हम हॉस्टल में रहते थे और वो हॉट वाटर कॉइल जो आता है ना, हीटर, तो वो कॉइल हमने खरीदा था 3 फ्रेंड्स ने मिलके। तो 3 फ्रेंड्स ने मिलके वो जो कॉइल खरीदा, आपको एग्जांपल क्लिक हो गया होगा, तो वो जो हमने खरीदा था कुछ 450 रुपीज का था, जिसमें तीनों फ्रेंड ने 150 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करके एक वो हॉट वाटर कॉइल परचेस किया था। अब वो हॉट वाटर कॉइल परचेस करने के बाद तीनों का अनडिवाइडेड शेयर था उसमें, क्योंकि उसको हम कट नहीं कर सकते थे। अब उसमें का एक पार्टनर जा रहा था, कुछ याद है आपको, तो उसमें का एक पार्टनर जा रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरा शेयर दे दो। अब ऐसे सिचुएशन में हम उसका शेयर कैसे दे, क्योंकि उसने भी यूज किया और हम दोनों भी यूज कर रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो वो कह रहा मैं कॉइल लेके जाता हूँ। मैंने कहा खबरदार कॉइल को हाथ लगाया तो फिर क्या हुआ, जो नया पार्टनर आया उसने उसको अपना शेयर ट्रांसफर किया और उससे पैसे ले लिए। तो ये अनडिवाइडेड शेयर, कोई भी मशीनरी का हो, गुड्स का हो, यहाँ पे अनडिवाइडेड शेयर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, उसके राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन होगा बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पैरा 2 लैंड एंड बिल्डिंग। कम ऑन आई नीड योर अटेंशन। लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने आपको अभी शेड्यूल 3 में कहा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सेप्ट पैरा 5 जो अभी हम देखेंगे शेड्यूल 2 में। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बेटा यहाँ पे उन्होंने एक्सक्लूड किया गया है, तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने एक्सक्लूड किया है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट
मैं आपको फ्रैंक बाकी सब सेल छोड़ के, फिर लीज हो, लेटिंग हो, लाइसेंसिंग हो, ओके, वो सब कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। ओके, वो एक्चुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में ही आता है। ओके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, लीज है, टेनेंसी है, इजमेंट है, लाइसेंस है, ऑक्यूपेंसी है, वो फिर लैंड का हो या फिर वो बिल्डिंग का हो। यहाँ पे बेटा लैंड कवर किया है, यहाँ पे बिल्डिंग का कवर किया, कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा, पर सेल जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट और प्रोसेस, हाँ ये वाला आपने अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब क्या, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी, और मैंने आपको कहा कि हमारा चार्ट डिस्कशन होने के बाद ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन एक ऐसे 1-2 सेशन में डाल दूंगा, जो आपने स्पीड में सुन लेना, तो आपके जीएसटी के सभी क्लैरिफिकेशंस एक साथ एक जगह कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको नोट्स लेना है उसकी पीडीएफ भी मैं, जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन कॉलम में पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो बेटा यहाँ पे ट्रीटमेंट और प्रोसेस मतलब क्या, जनरली एक्चुअली ये जॉब वर्क के लिए नहीं है, पर कि इसमें जो प्रिंसिपल यूज किए ये मोस्टली जॉब वर्क को अप्लाई होते हैं। ये क्या है कि किसी ने गुड्स दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है कि गुड्स किसी और का होना चाहिए, और उस गुड्स पे मैं कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूं या प्रोसेस कर रहा हूं, यानी किसी के दिए हुए गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूं और प्रोसेस कर रहा हूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसमें यहां पे कुछ स्पेशल डिस्कशन क्या है कि आपने गुड्स दिया, अब आपने आपके गुड्स पे मैंने भी अपने कोई गुड्स लगाए, जैसा आपने फैब्रिक्स दिया, और मैं टेलर हूं तो आपने फैब्रिक्स दिया, मैं टेलर हूं, मैंने उसमें थ्रेड यूज किया, बटन्स यूज किए, कॉलर मटेरियल यूज किया, इवन तो मैं अपने गुड्स यूज कर रहा होगा, पर मेन गुड्स अगर आपका होगा तो यहां पे गुड्स बना के मैं रिटर्न दे रहा हूं। अब जब मैं गुड्स बना के रिटर्न दे रहा हूं बेटा, दिखता तो ये कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स का है, सप्लाई ऑफ गुड्स का है, पर नहीं नहीं नहीं, ओके, गुड्स क्या दे रहे हो और गुड्स क्या जा रहा है उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्या नेचर का है। अगर मेन गुड्स किसी और का है और उसके ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो, और वो ट्रीटमेंट और प्रोसेस में क्यों ना आप अपने गुड्स यूज कर रहे होगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का ही माना जाएगा। इसलिए जॉब वर्क जो है, जॉब वर्कर जो अपने आइदर अपने गुड्स नहीं यूज कर रहा होगा, सिर्फ ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके दे रहा होगा, या फिर अपने गुड्स यूज कर रहा होगा और अपने गुड्स भी यूज करके ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके दे रहा होगा, पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा और 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हमने कौन कौन से देखे थे, इससे रिलेटेड प्रिंटिंग वाला क्लैरिफिकेशन देखा था। ओके, वो प्रिंटिंग वाला, इसके ऊपर तो आईसीआई एडिशनल क्वेश्चन सीरीज जो जरूर आपने देखना है, जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड की और बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे वो देखी है। तो बेटा वो प्रिंटिंग का वाला कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी, इवन तो मैंने पेपर यूज किया, इंक यूज किया, पर मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बुक्स के बारे में बात करें तो आपकी है, तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट की क्लासीफाई होगा, क्योंकि डोमिनेंसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। दूसरा बेटा यहाँ पे रिट्रेंडिंग ऑफ टायर्स, रिट्रेंडिंग ऑफ टायर्स में तो बहुत अच्छा केस है कि आपने पुराने टायर दिए, उसमें मैंने रबर सोल वगैरह डोमिनेंट गुड्स यूज किया है, यानी ठीक है मेन गुड्स आपका था, पुराने टायर थे, पर मैंने डोमिनेंट उसमें रबर सोल वगैरह यूज किया होगा, इवन तो मेरा गुड्स एलिमेंट ज्यादा होगा, लेकिन बेसिकली मेन गुड्स किसी और का है बेटा, तो वो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस का ही माना जाएगा। ठीक है, वो सप्लाई, मैं वही एग्जांपल लूंगा, यस बेटा श्री, मैं वही एग्जांपल लूंगा जो मैंने क्लास में लिए, सो दैट आपको बहुत इजीली याद आ जाए। ओके, तो चलिए, तो ये हमने रीटेंडिंग ऑफ टायर्स, प्रिंटिंग वाला एग्जांपल, जॉब वर्क वाला एग्जांपल, इसमें मैं बस आपको ये कह दूं कि या ट्रीटमेंट और प्रोसेस की हो तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में ही जाएगा। ओके, और वैल्यूएशन करते वक्त आपने जो गुड्स लगाए, ध्यान सुनना, आपने जो गुड्स लगाए वो सर्विस की वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, वो इंसिडेंटल और एंसिलरी है, वो सर्विस की वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ओके नेक्स्ट बेटा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट यहाँ पे ओके, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि यहाँ पे अमेंडमेंट होनी चाहिए थी और एट लास्ट हुई। मैं पिछले 3 साल से जहाँ कहते रहा कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, वो अमेंडमेंट हुई है हर फाइनेंस एक्ट में, पर वो जो अमेंडमेंट है अभी आपको मई और नवंबर को अप्लीकेबल नहीं है, पर आपको ये जरूर बताऊंगा कि वो अमेंडमेंट क्या हुई है। ओके, तो यहाँ पे बेटा बिजनेस असेट, अगर कोई बिजनेस की असेट यहाँ पे हम किसी को परमानेंट ट्रांसफर करते हैं,
आई रिपीट, किसी को हम परमानेंट ट्रांसफर करते हैं तो वो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा, और किसी को हम टेम्पररी ट्रांसफर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा। थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करता हूँ। बिजनेस की एसेट में इसके पहले हम शेड्यूल 1 पैरा 1 में देखें। शेड्यूल 1 पैरा 1 में क्या कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन, ओके, विदाउट कंसिडरेशन जिसका आईटीसी आपने लिया हो, तो विदाउट कंसिडरेशन जिसका आईटीसी आपने लिया हो तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो सप्लाई माना जाएगा। अब ख्याल रहे, एक बेसिक डिफरेंस आपके ध्यान में आना चाहिए, और वो क्या, जब हम शेड्यूल 2 देख रहे हैं तो हम शेड्यूल 2 में ये नहीं देख रहे कि भाई वो सप्लाई बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, वो तो पहले ही क्लियर है कि वो सप्लाई अगर होगा तो ही शेड्यूल 2 अप्लाई होगा। यानी पहले आप 7(1)(a) 7(1)(b) ये अप्लाई करो, इसमें अगर सप्लाई में फिट होता है तो फिर शेड्यूल 2 में ये डिसाइड करो कि वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विस का है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं आपको ये कह दूं कि यहां पे अगर आपकी कोई बिजनेस एसेट फॉर कंसिडरेशन बेच रहे हो तो 7(1)(a) में आ जाएगा, और विदाउट कंसिडरेशन बेच रहे हो जिसपे आपने आईटीसी लिया हो, कम ऑन, ओके, विदाउट कंसिडरेशन बेच रहे हो जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया हो, तो ऐसे केस में वो 7(1)(b) शेड्यूल 1 पैरा 1 में आ जाएगा। ओके, तो सॉरी 7(1)(b) नहीं 7(1)(c) सॉरी। तो अब बेटा थोड़ा मैं स्पीड में हूं इसलिए कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आपने खुद ही करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7(1)(c) पैरा 1 में कवर हो जाएगा। तो बेटा अब आपने कोई बिजनेस एसेट परमानेंट दे दी, फॉर कंसिडरेशन दी होगी या विदाउट कंसिडरेशन जिसका आईटीसी लिया होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने परमानेंट दी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, अगर आपने किसी को टेम्पररी दी है फॉर यूज अदर देन बिजनेस यानी पर्सनल पर्पस के लिए टेम्पररी यूज करने दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पर ये ख्याल रहे कि अगर आपने किसी को टेम्पररी यूज करने दी, आई रिपीट, किसी को टेम्पररी यूज करने दी, पहले वो सप्लाई होना चाहिए, और अदर देन फॉर बिजनेस दिया तो पहले वो 7(1)(a) 7(1)(b) या 7(1)(c) में फिट होना चाहिए, तो और वो टेम्पररी देने की वजह से वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा, पर पहले सप्लाई में फिट होना चाहिए। अगर वो सप्लाई में फिट होता ही नहीं है तो फिर वो सिचुएशन में जीएसटी नहीं आएगा। जैसे आपने, अगर एक एग्जांपल ले दो, कोई बिजनेस एसेट आपने रिलेटेड को दी, सुनना, आपने रिलेटेड को बिजनेस एसेट टेम्पररी यूज करने दिया, जो रिलेटेड के डेफिनेशन में आता है, हो सकता है आपका एम्प्लॉय हो सकता है रिलेटेड के डेफिनेशन में हमने सब कुछ देखा हो, तो ऐसे सिचुएशन में टेम्पररी दिया होगा, यूज करने दिया होगा, सप्लाई में फिट हो रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरी बात एक कह दो बेटा, यहां पे इन्होंने जो वर्ड दिया था विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, ये वर्ड अभी अभी अमेंड करके निकाल दिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 2 का क्लासिफिकेशन जो है, ये शेड्यूल 2 का जो स्कोप है वो सिर्फ क्लासीफाई करना होता है, तो ये क्लासिफिकेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है कि विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। ओके, अब हम इसको निकाल दिया ये वर्ड्स को, पर ये अमेंडमेंट में निकाल दिया आपको लिए, तो मैं और नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैं आपको ये कह दूं कि आपको ये देखना है, पर ये बिल्कुल ये भी बराबर था कि इसकी क्या जरूरत है, वो विद कंसिडरेशन है विदाउट कंसिडरेशन है वो 7(1)(a) B C डिसाइड करेगा। हम तो सिर्फ ये क्लासीफाई करेंगे कि परमानेंट जा रहा है तो गुड्स, और टेम्पररी जा रहा है अदर देन फॉर बिजनेस तो वो सर्विस में क्लासीफाई होगा। इज इट क्लियर बेटा? हाँ, यहां पे नेक्स्ट राघवेंद्र, वो तो 50,000 का क्लॉज तो ऑलवेज लगेगा। ये शेड्यूल 2 सिर्फ क्लासीफाई करता है सप्लाई है या नहीं है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। समझ लो मैंने अपने एम्प्लॉय को कोई परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस सेट दी और वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी तो सप्लाई, फिर वो सप्लाई किसका, गुड्स का या सर्विस का, तो यहाँ पे आएगी। और अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को बेटा ओके 50,000 के नीचे दी तो वो सप्लाई ही नहीं है। अगर वो सप्लाई नहीं है तो शेड्यूल 2 लगा होगा ही क्यों? शेड्यूल 2 सिर्फ क्लासीफाई करता है। बात समझ में आई राघवेंद्र? तो चलो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहां पे यस, हाँ, एक केस और ले लेता हूं। समझ लो आपने कोई बिजनेस एसेट है जिसका आईटीसी नहीं लिया, मोटर कार का आईटीसी, मोटर व्हीकल का आईटीसी आपने नहीं लिया और वो किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दी। अब आईटीसी नहीं ले लिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दी, विदाउट कंसिडरेशन दी, कम ऑन, विदाउट कंसिडरेशन दी, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे आपने कंसिडरेशन नहीं दिया, इसलिए कंसिडरेशन नहीं लिया उसमें, तो 7(1)(a) का सप्लाई नहीं, और 7(1)(c) का भी वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 7(1)(c) में आईटीसी नहीं लिया। तो अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट अराइज। क्या वो सप्लाई होना चाहिए? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। आपने कार लिया, कार लेने के बाद आईटीसी नहीं लिया,
अब इसमें दो सिचुएशन है, कार लिया, कार खरीदा, उसका आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट के तहत आपने नहीं लिया, और अब सेकंड क्या है कि आपने वो कार बेच दिया ना, फॉर कंसीडरेशन है ना, तो 7(1) लग जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। फिर आईटीसी लिया हो या ना लिया हो, ये पॉइंट ध्यान रखना। यानी 7(1) जो है उसका आईटीसी से कोई कंसर्न नहीं है, आप आईटीसी लो या ना लो, अगर कंसीडरेशन पे आपने सप्लाई कर दिया, कंसीडरेशन मतलब मनी, अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस, ये चारों में से कुछ भी होगा, तो ऐसे केस में उसके ऊपर सप्लाई मान लिया जाएगा और जीएसटी लगा दिया जाएगा। ओके, ये आईटीसी लिया है नहीं लिया है, ये तब देखा जाता है जब आपने विदाउट कंसीडरेशन दिया है, और शेड्यूल 1 पैरा 1 में देखा जाएगा। लेकिन अगर वो सप्लाई ही नहीं है, सुनना मेरी बात, अगर वो सप्लाई ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो है शेड्यूल 2 अप्लाई करने का सवाल ही नहीं आता है। उसका क्लासिफिकेशन तब होगा जब वो सप्लाई होगा, ठीक है। सो ये हमने ट्रांसफर ऑफ बिजनेसेस, इसमें एक बेटा सी क्लॉज है जिससे आज मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, और ये भी अमेंड होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने अभी तक अमेंड नहीं किया। वो क्या, सी क्लॉज कहता है कि ए पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, देन गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अस इज डीम्ड टू बी सप्लाइड। मतलब सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन यानी क्या, टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन मतलब यू आर रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर, उसे टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। अब आप सजेस्ट टू बी टैक्सेबल पर्सन मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, या आपका रजिस्ट्रेशन आपने यहां पे विड्रॉ कर लिया ऑफिसर ने, तो आप सजेस्ट टू बी टैक्सेबल पर्सन होगा। तो जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे, उस दिन आपके बिजनेस के एसेट में जो भी गुड्स पड़ा होगा वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, और डीम सप्लाई मान के जीएसटी लगा दिया जाएगा। अब मेरा सवाल गवर्नमेंट से आज भी है, जो गवर्नमेंट ने अमेंड करना चाहिए, और वो ये है कि यहां पे जब शेड्यूल 2 की पावर सिर्फ क्लासिफिकेशन पे है, सुनना, शेड्यूल 2 का पावर जो है सिर्फ क्लासिफिकेशन, क्योंकि 7(1)(a) कैपिटल ए, ये 7(1)(a) कैपिटल ए ये बहुत क्लियरली कहता है कि पावर ओनली फॉर क्लासिफिकेशन है, तो फिर आप डीम सप्लाई का स्कोप शेड्यूल 2 में क्यों रख रहे हो? आइदर आप यहां से उठा के सेक्शन 7(1) में डालो, या उसको लिए अलग सेक्शन बनाओ। शेड्यूल 2 में अगर आप उसको डीम सप्लाई का स्टेटस दे रहे हो, मतलब शेड्यूल 2 की पावर आप सप्लाई के लिए एक्सटेंड कर रहे हो, जबकि शेड्यूल 2 की पावर सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है। तो मुझे यह ऑब्जेक्शन है, पर व्हाट एवर इट मे बी बेटा, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अभी दिया है, एग्जाम में लिखना है, उसे डीम सप्लाई कहना है। मतलब क्या, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे, उस दिन जो भी गुड्स आपके बिजनेस में पड़ा होगा, फर्नीचर पड़ा है, कैपिटल गुड्स पड़ा है जो मूवेबल है, स्टॉक पड़ा है जो मूवेबल है, जो भी गुड्स मूवेबल है, ओके, वो सप्लाई मान लिया जाएगा और उसका जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और बेटा अगर आप सेक्शन 29 देखोगे, सॉरी 29 देखोगे, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में, तो आपको स्टॉक की और सभी गुड्स की डिटेल्स देनी पड़ती है कि कौन कौन से गुड्स स्टॉक में है, और वो डीम सप्लाई पर उसकी जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो आपको अभी फिलहाल एग्जाम में यही फॉलो करना है। उसके बाद में यहां पे नेक्स्ट, या दूसरा अगर हम देखें, अनलेस का मतलब हाँ, कुछ केस में डीम सप्लाई नहीं कहा जाएगा। कौन से केस में डीम सप्लाई नहीं कहा जाएगा? बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल किया कि आपका बिजनेस किसी और को आपने बेच दिया, तो एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को अगर आपने बेच दिया होगा, तो वो केस में आपको इस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कमा रही है, किसी और से कमा रही है। तो ऐसे केस में तो उल्टा है, ऐसे केस में आपके जो आईटीसी बैलेंस है वो उसको शिफ्ट हो जाते हैं। सेक्शन 18 में आईटीसी में हम देखेंगे कि उसको सामने वाली मर्जर है, डीमर्जर है, तो उसको शिफ्ट हो जाते हैं बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरे को आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो वो केस में जो भी बिजनेस की एसेट होगी और आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो वो केस में उसे डीम सप्लाई नहीं कहा जाएगा। या फिर उसके बाद में बेटा यहां पे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्सेबल, हाँ, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब आपका कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर वो बिजनेस कंटिन्यू किया जो टैक्सेबल पर्सन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये उसमें कंट्रोवर्सी भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में पैरा 5 में उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बताया, और वो पैरा 5 में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। हम पैरा 5 पे आ गए। एक पॉइंट पे मैं और डिस्कशन करना चाहूंगा, जो हमने पहले देखा, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। क्या बेटा, अगर आप वो क्लॉज सी देखते हो पैरा 4 का, अगर आपके पास रेगुलर बुक है और आप क्लॉज सी देखते हो, तो उसमें सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन में उन्होंने डीम सप्लाई कहा है, पर वो सप्लाई गुड्स का होगा या सर्विस का होगा वो अभी तक नहीं दिया है। वहां पे भी अमेंडमेंट की जरूरत है, जो अभी तक नहीं आया। भाई
पहली बात तो शेड्यूल 2 सप्लाई बोल कैसे रहा, चलो मान लेते उसने बोल भी दिया, तो ये तो बताओ वो गुड्स का या सर्विस का, वो कुछ बताया नहीं। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से और मेरा ओपिनियन ये है कि ये डीम सप्लाई जो यहां उन्होंने ट्रीट किया वो सप्लाई गुड्स में डालना, क्योंकि उन्होंने गुड्स की बात की, सर्विस में नहीं। ओके, यानी आपकी जो भी बिजनेस असेट होगी वो बिजनेस असेट आप किस में क्लासीफाई करोगे, तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स में करोगे। इज इट क्लियर? तो उसके बाद में यहां पे पैरा 5, अब वापस पैरा 5 पे आते हैं। पैरा 5 में बेटा क्या, तो पैरा 5 में यहां उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पैरा 5 में कुछ कॉन्ट्रैक्ट को स्टेटस ही दे दिया कि ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके जो भी जीएसटी लॉ में सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड प्रोविजंस है वो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लगेगी। कौन से कॉन्ट्रैक्ट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, तो पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग की डेफिनेशन दिया, आपको लर्न वगैरह नहीं करना है, मतलब इंडिया में जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी रेंट में दी जाएगी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। सर ये पैरा 5 और पैरा 2 में क्या डिफरेंस है? पैरा 2 टॉक अबाउट स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग, एंड पैरा 5 टॉक अबाउट ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्कोप इज मच वाइडर। मतलब क्या, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग तो आ जाती है पर बाकी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, टावर है, ब्रिज है, कैनल है, जितनी भी इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो इसमें आ जाता है। तो ये ब्रॉड सेंस में है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्लॉज बी, ये पूरा पार्ट समझने की कोशिश करना। क्लॉज बी क्या है? क्लॉज बी है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। मतलब क्या, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, तो अब देखो, अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो, या किसी भी तरह का सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हो, अब वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उससे लेना देना नहीं। ओके, एक बिल्डर है और बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्ट करके देने वाला है और वो कंस्ट्रक्ट करके सेल करने वाला है, तो वो इंटेंडेड फॉर सेल माना जाएगा। और यहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, ध्यान से सुनना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, उसके पहले 1 रुपया भी मिल जाता है तो वो केस में यहां पे जो है वो उसके ऊपर पूरे एंटायर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी आ जाएगा। आई रिपीट, अगर उसके पहले 1 रुपया भी मिल जाता है तो पूरे एंटायर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, अगर आपको एंटायर कंसिडरेशन बाद में मिलता है, आई रिपीट एंटायर कंसिडरेशन बाद में मिलता है, बाद में मतलब किसके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, उसके बाद में मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, आपके मई नवंबर एग्जाम को एडवांस रूलिंग काम की नहीं है, वो या आगे भी काम की नहीं है, पर परसों ही बिजनेस स्टैंडर्ड में अगर आप न्यूज देखते हो तो एक एडवांस रूलिंग आई है कि ये डेवलपमेंट ऑफ पार्ट, बहुत से लोग जो है ओके यहाँ पे लैंड खरीद के उसको एनए करवाते हैं और प्लॉटिंग करते हैं, तो वो डेवलप करके देते हैं, तो वो डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट भी उन्होंने इंटेंडेड फॉर सेल में लाया है और जीएसटी लायबिलिटी लाई है। अब ये कोविड-19 में पहले रियल एस्टेट सेक्टर जो है यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, उसमें भी अब जीएसटी लायबिलिटी एडवांस रूलिंग आई है। अब आगे आगे देखो होता है क्या, पर व्हाट एवर इट में भी ओके, कट ऑफ पॉइंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मतलब क्या, तो यहाँ पे बेटा ओके रेरा के हिसाब से अगर विद इन टाइम आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपको ऑक्यूपेंसी देना चालू करना पड़ता है। तो जिस दिन पहली ऑक्यूपेंसी आ गई किसी की भी, जिसके दिन पहले मतलब कोई रहने आ गया ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ रेरा के हिसाब से, लेकिन ऑक्यूपेंसी जितना जितना कंप्लीट हुआ है उतना ऑक्यूपेंसी आपको देना पड़ेगा। तो जिसकी भी पहली ऑक्यूपेंसी आ गई ओके, वो डेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक पर ऑक्यूपेंसी चालू हो गई, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इज अर्लियर, ये पहले आप कट ऑफ डेट फिक्स कर देना। तो सबसे पहले इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपने कट ऑफ डेट जो है वो फिक्स करना। कट ऑफ डेट में 2 डेट लेना, कौन सी 2 डेट लेना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑक्यूपेंसी वो वर्ड डायरेक्ट आ जाएगा, तो यहां पे वो डेट होने के बाद फिर देखना दोनों में से विचएवर इज अर्लियर कट ऑफ डेट फिक्स होगी। ओके, अब वो डेट आने के बाद फिर देखना पैसा कब मिला। अगर वो डेट जो आपने कट ऑफ डेट फिक्स की उसके पहले 1 रुपया भी मिल गया होगा तो पूरे एंटायर वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा, और उसके बाद में अगर पूरा पैसा मिला होगा तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी नहीं आएगा। एक एग्जांपल के तौर पे आपकी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद में, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद में, तो आपकी कट ऑफ डेट क्या होगी, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। समझ में आया, आपकी कट ऑफ डेट होगी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। अब ये कट ऑफ डेट जो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गई तो उसके बाद पैसा आया, तो
तो हो सकता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले हो, लेकिन उसके बाद पैसा आया, तो आपके कट ऑफ डेट के बाद पैसा आया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो ये था बेटा यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो भी हो, जो भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्ट से जन्मी हो, उसमें अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर करते हो, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी ट्रांसफर। अगर बेटा आप टेम्पररी ट्रांसफर करते हो तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा। पर परमानेंट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। समझ लो, मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। पर मेरे हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स में जाना चाहिए, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी का केस इसके पहले भी हुआ है और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो इसलिए टेम्पररी वो जाएगा सर्विस में, परमानेंट जो जाएगा वो यहाँ पे गुड्स में। उसके बाद में बेटा डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, मैंने यहाँ कुछ ही वर्ड्स लिए, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, एडॉप्टेशन, कस्टमाइजेशन एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अब कोई आईटी सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, एक तो आप सॉफ्टवेयर बना के रेडी करके रख रहे हो और रेडी करने के बाद बेच रहे हो। सुनना, आप सॉफ्टवेयर बना के रेडी कर रहे हो, रेडी करने के बाद भेज रहे हो। जैसा यहाँ पे क्विक हिल ले लो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लो, सॉफ्टवेयर रेडी, तो उसको प्री पैक सॉफ्टवेयर कहते हैं, कैन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर रेडी सॉफ्टवेयर है उसको बेचा जा रहा है तो वो केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन आप सॉफ्टवेयर किसी के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो कि यहाँ पे या फिर कस्टमाइजेशन कर रहे हो, या फिर जो रेडी सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हो, इंस्टॉलेशन वगैरह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। तो देखो, आप किसी को बना के दे रहे हो, टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, डेवलप, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्री पैक सॉफ्टवेयर या कैन सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। और उसके बाद में बेटा लाइसेंस, जैसे टैली ये बेचा नहीं जाता है, टैली ये जो है लाइसेंस पे दिया जाता है आपको, आपसे साल की लाइसेंस फीस ली जाती है, ओके, या उतने परमानेंट एक अमाउंट की लाइसेंस फीस आपसे ली जाती है। सॉफ्टवेयर जो है ये सिचुएशन में उसके साथ में अपडेशंस भी आते हैं, वो अपडेशन के भी चार्जेस लगते हैं। तो समझ लो, जैसा आपको जो पेन ड्राइव में मिलता है वो इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर मिलता है बेटा, तो वो इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर हमने जो लिया उसकी लाइसेंस फीस हमें लगती है। तो वो लाइसेंस फीस जो है बेटा, अगर कोई प्री पैक सॉफ्टवेयर है और वो लाइसेंस फीस पे दिया जा रहा है तो लाइसेंस फीस सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में होगा। दूसरा, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट एंड टू टॉलरेट एन एक्ट, मतलब कुछ ना करना, टॉलरेट करना, रिफ्रेन, कुछ ना करने का पैसा मिला। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था, मैंने एम्प्लॉय को 50 लाख रुपए दिए, क्या कि तू सेम कॉम्पिटिटर को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा, कुछ ना करने के 50 लाख रुपए दिए मैंने, तो वो 50 लाख रुपए सर्विस माने जाते हैं। ये पैरा से ये क्लियर पता चलता है कि सर्विस एक्टिव हो या पैसिव हो, एनीथिंग अदर देन गुड्स, और आपने पैसा ले लिया, सर्विस एक्टिव हो या पैसिव हो, एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो वो टॉलरेंस हो, एक्ट का हो, रिफ्रेनिंग हो, कुछ ना करने का पैसा भी मिलता हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ओके ना, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर कंसिडरेशन, मतलब आपने गुड्स के राइट्स दिए, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, गुड्स के राइट्स दिए किसी को, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। एक मिनट में एक डिफरेंस बता दूंगा अगर आपका ध्यान होगा तो। सर, ये ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अगर आप यहाँ शेड्यूल पैरा 1 देखते हो तो पैरा 1 में भी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स कहा गया है। अगर आप ये वर्ड देखते हो तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स कहा गया है, और ये पैरा 5 में आखिरी में ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। सर, दोनों तो एक ही है कि हमने किसी को गुड्स यूज करने के राइट्स दिए, तो फर्क क्या है? जब वो पैरा 1 में उन्होंने कह दिया तो पैरा 5 में उन्होंने फिर से क्यों कहा? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि पैरा 1 में जब पहले कह दिया है तो पैरा यहाँ पे उन्होंने फिर से क्यों कहा। बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ राइट इन एंड ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द गुड्स। ओके, ये पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी अभी तो नहीं है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वो इन हो या राइट टू यूज गुड्स हो, वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस ही माने जाएंगे। आज कोई कंट्रोवर्सी नहीं, पर जीएसटी आने के पहले एक कंट्रोवर्सी थी, क्या कि ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, मतलब ओके कभी कभी क्या होता है, जैसा कैमरा है समझ लो, ओके ये कैमरा है और ये कैमरा जो है, या फिर ये मोबाइल ले लो,
समझ लो ये बेटा मोबाइल है। अब मोबाइल में आपको सिर्फ यूज करने के राइट्स दे रहा हूं कि भाई आपने मोबाइल रेंट पे लिया, ओके, मोबाइल की सिर्फ कस्टडी दे रहा हूं, पोजीशन मेरा, कंट्रोल मेरा, ओके, सिर्फ मैं रेंट पे दे रहा हूं आपको और सिर्फ कस्टडी दे रहा हूं। और मैंने ये खबरदारी के साथ आपको दिया कि बिल्कुल इसमें कोई आपने अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई इसका आपने ओपन करके नहीं देखना है, इस मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, सिर्फ आप ओके जो पर्पस के लिए दिया उसके लिए यूज करोगे। जब मैं आपको कोई कैमरा दे रहा हूं तो वो पर्पस के लिए यूज दे रहा हूं, तो वो राइट टू यूज इन गुड्स हो जाता है, जिसमें सिर्फ आपने कस्टडी दी पर पोजीशन, कंट्रोल, ओनरशिप या एक बाकी कुछ भी नहीं दिया, तो वो राइट टू यूज इन गुड्स हो जाता है। और ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इन गुड्स में क्या होता है बेटा, मतलब आपको मैंने कस्टडी भी दे दी, आपको कंट्रोल भी दे दिया, सुपरविजन भी दे दिया, आपको ये कह दिया कि भाई ओके 10 साल तू यूज कर और ये गुड्स के साथ जो करना है वो तू कर सकता है, सिर्फ ओनरशिप नहीं दी पर इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल दे दिया, तो राइट टू यूज इन गुड्स हो जाता है। पहले ये दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग माने जाते थे, पहले इन वाला कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में माना जाता था और राइट टू यूज वाला कॉन्ट्रैक्ट गुड्स में माना जाता था। ओके, दोनों में राइट्स ही दिए जा रहे हैं, पर एक ओके राइट कस्टडी के साथ पूरा कंट्रोल पोजीशन दिया जा रहा है और एक में सिर्फ कस्टडी दी जा रही है। तो पहले अलग अलग होते थे, पर अब बेटा इन्होंने पैरा 1 और पैरा 5 में दोनों में क्लियर कर दिया, वो राइट टू यूज इन गुड्स हो और राइट टू यूज एनी गुड्स हो, ओके, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहे जाएंगे और ये कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल दिया। चलो ये पैरा 5 हो गया। पैरा 6, अब बेटा पैरा 6 के बारे में आपको कह दूं एक बात, क्या कि पैरा 6 जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये दो कॉन्ट्रैक्ट वो जो गुड्स प्लस सर्विस का बंडल है, आई रिपीट, दो कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स प्लस सर्विस का बंडल है, और ये गुड्स और सर्विस का जो बंडल है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि उसमें गुड्स कितना डोमिनेंट इन्वॉल्व है। थोड़ा इसको अलग ढंग से समझाता हूं। कैसा है, सेक्शन 8 में अगर आप नीचे देखोगे बेटा, तो सेक्शन 8 में डोमिनेंसी टेस्ट होती है, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर आपके बंडल में अगर गुड्स का डोमिनेंसी है, प्रिंसिपल सप्लाई, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का माना जाता है। सर्विस की डोमिनेंसी है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस का माना जाता है, अगर वो कंपोजिट सप्लाई में होगा तो। लेकिन दो ऐसे सप्लाई है पैरा 6 में जो उन्होंने कह दिए कि इसमें किसी की भी डोमिनेंसी हो, गुड्स की हो, सर्विस के हो, लेकिन ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, उसमें हमें कोई यहां पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। उसमें पहला बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से देखिए, पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स एक्सेट्रा, लंबी लिस्ट दी है उन्होंने। तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो ओके यहाँ पे वो सब आता है, उसमें कंप्लीशन एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो वो जो आपने ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सुनो, अगर किसी और की इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने अपने गुड्स प्लस सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो चीजें होनी चाहिए, गुड्स प्लस सर्विसेज, और गुड्स और सर्विसेज लेके किसी दूसरे की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपने कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है। हाँ सर, अगर उसमें सिर्फ सर्विस इन्वॉल्व होगी तो, यानी मैं रिपेयर कर रहा हूं और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ओके सर, अगर उसमें ओनली गुड्स होगा तो फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए गुड्स प्लस सर्विस दोनों होना जरूरी है, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो नोटिफाई किए वो कॉन्ट्रैक्ट आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दे रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे और वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस पे होगा। आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, पैरा 3 और पैरा 6 में की सिमिलरिटी है। क्या, पैरा 3 में किसी और ने गुड्स दिया, गुड्स दिया मतलब मूवेबल दिया, सुना, किसी और ने गुड्स दिया और किसी और के गुड्स पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है हमारी सर्विस भी है, गुड्स भी है। तो अगर किसी ने मूवेबल दिया और मूवेबल पे हम हमारे गुड्स और सर्विस लगा रहे हैं तो वो पैरा 3 में जाता है, और किसी ने इमूवेबल दिया और उस इमूवेबल पे हमारे गुड्स और सर्विस हम लगा रहे हैं तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। और दोनों कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बात यह है कि सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं। आई बात समझ में आपके? तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं बेटा। उसके बाद में रेस्टोरेंट, कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग जो है बेटा, ओके तो रेस्टोरेंट और कैटरिंग जो है बेटा, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए यहाँ पे जैसे ये पैरा 5 क्लॉज बी का जो है
सॉरी पैरा 6 क्लॉज बी का रेफरेंस कंपोजिशन लेवी में भी है और बहुत जगह है। तो रेस्टोरेंट, कैटरिंग या कोई भी ऐसी सर्विस, फिर वो रेस्टोरेंट हो, मेस हो, कैटरिंग हो, ईटिंग जॉइंट्स हो, कोई भी ऐसा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फूड दिया जा रहा है इंक्लूडिंग ड्रिंक एक्सक्लूडिंग अल्कोहल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और पैरा 7 बेटा अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओआई कोई भी गुड्स अपने मेंबर को देगा, ओके, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इस तरह से हमने 7 पैरास देखे और 7 पैरा में यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस में हमने क्लासिफाई किया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़े बेटा, चलो नाउ अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चंस है वो हम एंड में देखेंगे, आई रिपीट एंड में देखेंगे। आपके डाउट्स और क्वेश्चन आप ओके संभाल के रखिए, और अभी आप पोस्ट भी कर रहे होगे तो बाद में कॉपी करके वापस पोस्ट कर देना, पर वो बाद में देखेंगे। चलिए कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में बेटा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 8 जो है बेटा दो काम करता है। क्या दो काम करता है यहाँ पे कि सेक्शन 8 के बेस पे क्लासीफाई होगा कि वो सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का। मतलब पहला तो ये क्लासीफाई कर देता है कि ये जो बंडल वाला है, आई रिपीट बंडल वाला कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स में डालोगे या सर्विस में। दूसरा वो रेट्स भी बताता है, ओके, तो रेट्स भी बताता है, मतलब कौन सा रेट आपने लेना चाहिए। अब यहाँ पे बंडल जो बनते हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट के बंडल गुड्स प्लस गुड्स के बनते हैं। अब देखो अगर बंडल गुड्स प्लस गुड्स का ही है तो वो सिचुएशन में जैसे मोबाइल विद चार्जर गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है तो वहां तो सवाल ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा गुड्स का ही होगा। पर अब कौन से गुड्स का होगा, मोबाइल का होगा या चार्जर का होगा, बात समझ रहे हो। तो वहां सेक्शन 8 हेल्प कर देगा कि भाई डोमिनेंसी टेस्ट क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का प्लस सर्विस का होगा तो ये केस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है, वहां तो कोई ये सवाल ही नहीं उठाएगा, ओके। पर कौन से सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए सेक्शन 8 हेल्प करेगा, क्योंकि रेट के लिए मुझे जरूरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मुझे जरूरी है कि कौन से सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे केस में ऐसा, ओके, रेंटिंग ऑफ रूम इन होटल विद ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट देना कैटरिंग सर्विस है और रेंटिंग ऑफ रूम जो है, ओके, वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट किस में जाएगा, क्योंकि सर्विस प्लस सर्विस है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो बहुत क्लियर है कि सर्विस में जाएगा, पर रेंटिंग में जाएगा या कैटरिंग में जाएगा, क्योंकि कैटरिंग में रेट अलग है, ओके, यहाँ पे 5% है, उसको कंपोजिशन लेवी के भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, ओके। और अगर आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा तो रेट अलग है। तो ये केस में जब बंडल बनाते हो, और वो नेचुरली बंडल होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये सेक्शन 8 हेल्प करता है। लेकिन अब एक बंडल में लेता हूं गुड्स प्लस सर्विस, आई रिपीट गुड्स प्लस सर्विस, यहां सेक्शन 8 दो बातों के लिए हेल्प करता है कि अगर आपका बंडल गुड्स प्लस सर्विस का है तो वो केस में पहली बात के लिए हेल्प करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा, पूरा बंडल किसका होगा, गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर उसमें सेकंड वो रेट के लिए हेल्प कर देगा कि रेट क्या होगा। तो यहां पे एक बार फिर से देखो, अगर गुड्स प्लस गुड्स का बंडल है तो वहां तो सबको ही पता है कि गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ इसमें से कौन सा गुड्स डोमिनेंट है उसमें क्लासीफाई होगा। अगर सर्विस प्लस सर्विस है तो वो सर्विस का ही है, पर कौन सी सर्विस में जाएगा उसके लिए हेल्प होगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स प्लस सर्विस का हो तो यहां दो बातों के लिए हेल्प करता है। पहला कि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लासीफाई करके देता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। दूसरा वो अकॉर्डिंगली रेट भी बताता है कि रेट्स क्या लेना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहां सेक्शन 8 हमको हेल्प करता है। अब सेक्शन 8 ने दो प्रिंसिपल यूज किए। कौन से दो प्रिंसिपल यूज किए? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कम ऑन, कौन से दो प्रिंसिपल? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई उन्होंने बता दिया कि कंपोजिट सप्लाई होगा तो वो प्रिंसिपल सप्लाई में जाएगा, मिक्स सप्लाई होगा तो हाईएस्ट रेट में जाएगा। ये आपके लिए नई बात नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन टू से कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि अगर वो कंपोजिट सप्लाई में होगा तो प्रिंसिपल में जाएगा, और वो अगर मिक्स सप्लाई में होगा तो हाईएस्ट रेट में जाएगा। तो व्हेन टू से कंपोजिट और व्हेन टू से मिक्स सप्लाई। तो यहां पे डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन के बेस पे डिसाइड होगा कि वो कंपोजिट है, और उसके बेस पे डिसाइड होगा कि प्रिंसिपल क्या है। ओके, और अगर डेफिनेशन के बेस पे डिसाइड होगा कि मिक्स है, और उसके बेस पे डिसाइड होगा कि हाईएस्ट रेट क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या? मीन्स अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। अब देखो यहां पे वो बहुत क्लियर कहते हैं। क्या क्लियर कहते हैं बेटा? जस्ट अ मिनट।
वो क्या क्लियर कहते हैं, ध्यान से सुनना, वो ये कहते हैं कि 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यानी वो बंडल में सभी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ओके, अब टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, इसमें ऐसे सप्लाई जिसके ऊपर लीव ही है, फिर वो एग्जम्प्ट हो नील हो वो भी चलेंगे, पर टैक्सेबल सप्लाई मतलब नील है। हाँ, इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होनी चाहिए, मतलब अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो है वो सप्लाई इसमें कवर नहीं होने चाहिए। ओके, फिर वो नेचुरली बंडल क्यों ना हो, कुछ भी हो, जैसे ओके एक सिंपल एग्जांपल जब मैं पढ़ाते वक्त लेता था कि आप ओके देखते हो अल्कोहल विद चकना, ओके वो चकना जो भी होगा तो अल्कोहल विद चकना, अब ये नेचुरली बंडल क्यों ना, कुछ भी हो, लेकिन अल्कोहल और चकना जो है दोनों टैक्सेबल नहीं है, अल्कोहल टैक्सेबल के बाहर है, तो वो कंपोजिट में कभी नहीं आ सकता है, वो मिक्स में ही जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके जो भी बंडल बना है, गुड्स प्लस गुड्स, गुड्स प्लस सर्विस, सर्विस प्लस सर्विस, ये दोनों टैक्सेबल होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, विच आर नेचुरली बंडल, दोनों टैक्सेबल सप्लाई या 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। सेकंड, अरे यार ये जा क्यों रहा है, कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा फटाफट बता दो आप। ओके, स्पीड इज ओके, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो सभी थंब कीजिएगा और ये लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा बेटा, क्योंकि लाइक मैं मेरे लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है और ये भी पता है कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। मैं अच्छा टीचर हूँ, फिर से कह देता हूँ अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे, ये अभी ज़माना ही ऐसा है ऑनलाइन का कि वो इस पर बिलीव करते हैं कि भाई लाइक कितने हैं, अच्छा है, वर्थफुल है, देखना है कि नहीं देखना है इस टाइम पे, तो आपके बेस पे वो जो है ओके देख पाएंगे, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पे वेरी गुड, महेश, अनु, पूर्वा, वेंकटेश, अजय, निधि, ओके चलो स्पीड ओके लग रही है। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं कंपोजिट सप्लाई में, और वो नेचुरली बंडल होना चाहिए। और नेक्स्ट बेटा, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और ट्रेड होना चाहिए। अब इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नेचुरली बंडल और इन ऑर्डिनरी कोर्स, क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार? ओके, यहां पे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, ये भी क्लियर कह दिया उन्होंने कि वो नेचुरली बंडल और उसमें से एक सप्लाई क्लियर दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल है। कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली बंडल है और नेचुरली बंडल में दोनों प्रिंसिपल लगते हैं, तो फिर वो ये डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो उधर चले जाएगा मिक्स में। वो बहुत स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि वो जो बंडल बना है सब टैक्सेबल है, नेचुरली बंडल है, और उसमें से ये क्लियर दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल है। जैसे मोबाइल विद चार्जर, मोबाइल विद चार्जर में क्लियर दिख रहा है कि मोबाइल प्रिंसिपल है, तो वो कंपोजिट में अपना स्टेटस रिटर्न रखेगा। ओके सर, अगर दोनों प्रिंसिपल हो गए तो खत्म, दोनों प्रिंसिपल हो गए तो वो ये डेफिनेशन में चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक बहुत क्लियर दिखना चाहिए कि प्रिंसिपल सप्लाई है। तो बेटा यहाँ पे ओके, पहले नेचुरली बंडल सप्लाई इन कंजंक्शन विद वन अदर, मतलब नेचर ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक में के साथ ही सप्लाई होते हैं नॉर्मली इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसे प्रिंसिपल सप्लाई में ओके क्लासिफाई किया जाएगा। अब ये एक बात आपको बता दूं, ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो सिंगल प्राइस में होना चाहिए या सेपरेट प्राइस में होना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है, और इस पर देखना फ्यूचर में क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, मेरा ये मानना है कि वो सिंगल प्राइस में होगा तो वो तो ऑब्वियस है कि सिंगल प्राइस में होगा तो जो डोमिनेंट है उसमें क्लासिफाई होगा। लेकिन अब मैं आपको ये कह दूं, अगर वो अलग अलग भी लिखा जाए, अलग अलग भी लिखा जाए, पर वो नेचुरली बंडल्ड है, सिर्फ आपके इनवॉइस में अलग अलग लिखने से वो सेपरेट रेट में क्लासिफाई होगा ऐसा नहीं है। ओके, जैसा आप कार खरीद रहे हो, कार के साथ एसेसरीज आ रही है, तो कार की एसेसरीज अगर नेचुरली बंडल्ड है, पर आपने क्या किया टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि कार पे 28 लग्जरी कार पे 28% का जीएसटी है प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, तो आपने प्राइस को स्प्लिट कर दिया। आपने क्या किया, कार की प्राइस अलग, उसके एसेसरीज की प्राइस अलग। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बेटा, क्योंकि एसेसरीज पे आप अलग रेट लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो अरे मैंने तो सब अलग अलग लिखा, मैं अलग अलग रेट लगाऊंगा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ओके, और देखो इस पे AIR आएगा, आ रहा है, एडवांस रूलिंग आ रहा है, और फ्यूचर में लॉ भी चेंज होगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्या, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप उसको अलग अलग भी लिख रहे हो, लेकिन अगर वो नेचुरली बंडल होगा, वो एसेसरीज जरूरी होगी तुम्हारे सेल के हिसाब से। ओके, और सप्लाइड इन कंजंक्शन विच इज वन अनदर, तो ऐसे केस में आपने अलग भी लिखा होगा, लेकिन पूरा असेसमेंट कार में जाएगा, और कार में अगर वो जाता है तो उसको यहाँ पे कार के रेट अप्लाई हो जाएंगे।
नाउ तो ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर एक केस भी है, मैं फिर से कहता हूँ, ओके, हमने चार्ट भी बनाया कि आप कंपोजिट सप्लाई होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आपने अलग अलग लिखा हो तो भी वो कंपोजिट सप्लाई में, प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा। मिक्स सप्लाई में आ जाते बेटा, मिक्स सप्लाई में वो क्या कहते हैं, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें बंडल बना हुआ है, पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो टैक्सेबल ही होनी चाहिए। ओके तो ये जरूरी नहीं कहा कि उन्होंने टैक्सेबल, 2 और मोर इंडिपेंडेंट सप्लाईज। ओके इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो अलग अलग बेचे जाते हैं और अलग अलग सेल किए जाते हैं, पर उसको आपने बंडल बना के बेचा। 2 or more independent supplies of goods or services supplied in one another in conjunction with one another under single price। मतलब ये मिक्स सप्लाई तभी होगा जब 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट आपने बंडल बनाया और सिंगल प्राइस में दिया और वो कंपोजिट में नहीं आता है। ओके तो फिर वो हाईएस्ट रेट वाले में चले जाएगा। जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो ये एग्जांपल देख रहे हो, ये पूरा आपने, जिसमें शैम्पू भी है, मिठाइयाँ भी है, परफ्यूम भी है, सब कुछ, एक दिवाली गिफ्ट पैक बनाया। अब बेटा इसके पूरे इसमें ओके अगर ये शैम्पू का, सुनना, ये शैम्पू का हाईएस्ट रेट होगा तो पूरा किट शैम्पू के हेड में क्लासीफाई हो जाएगा। पूरा किट शैम्पू के हेड में क्लासीफाई, यानी पूरे किट को शैम्पू कहा जाएगा। समझ में आया, पूरे किट को शैम्पू कहा जाएगा और शैम्पू का रेट जो है हाईएस्ट रेट पूरे किट को लग जाएगा। यह एग्जांपल भी दिए बेटा, ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। जैसे कंपोजिट सप्लाई में जब आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स के साथ साथ पैकिंग सर्विस देते हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हो, पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हो, या फिर आप इंश्योरेंस सर्विस देते हो, तो वो बंडल कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। इसलिए ख्याल रखें, बहुत सी केस स्टडी में आता है कि बंदे ने गुड्स के सेल किया प्लस अपने इनवॉइस में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगाए, तो आपके आंसर आने चाहिए बंदे ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाए, पैकिंग चार्जेस लगाए, तो ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है और कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है तो मेन गुड्स में ही क्लासीफाई कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके तो यहाँ पे उसको अलग से मत देखना उसको, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को आपने अलग से देखा कि फिर उसके रिवर चार्ज, फिर वो अलग अलग सिचुएशन में एग्जम्पशंस, ओके वो अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि वो मेन गुड्स के इसमें क्लासीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट देखा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब एक मिक्स सप्लाई में आखिरी बात बता दूं, क्या वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो आपने बंडल बनाया, कभी कभी क्या है, बहुत से ट्रेडर किट बनाते हैं, पर किट बना रहे हैं पर प्राइस अलग अलग लिख रहा है। सुननी मेरी बात, किट बना रहे हैं पर इनवॉइस में प्राइस अलग अलग लिख रहा है। अगर इनवॉइस में प्राइस अलग अलग लिखी तो वो इंडिपेंडेंटली क्लासीफाई हो गए, इंडिपेंडेंटली टैक्स दिया जाएगा। वो मिक्स में कब आएंगे? जब सिंगल प्राइस हो, सिंगल प्राइस हो। इसलिए अगर हम चार्ट बनाएं कंपोजिट और मिक्स, कंपोजिट अगर होगा, नेचुरली बंडल होगा, तो प्राइस आप अलग से लिखो या ना लिखो वो कंपोजिट में ही जाएगा और प्रिंसिपल में ही जाएगा। और दूसरा मिक्स होगा, मिक्स में 2 पार्ट, अगर आपने अलग अलग प्राइस लिखी वो बंडल की, बंडल में जो भी गुड दी उसके अलग अलग प्राइस लिखी तो वो अलग अलग क्लासीफाई हो गए। लेकिन अगर आपने सिंगल प्राइस लिखी तो सिंगल प्राइस लिखी तो वो जो है यहाँ हाईएस्ट रेट में क्लासीफाई किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, यहां हमारा पूरा कंसेप्ट खत्म होता है सप्लाई का। यही तो जादू है चार्ट का। क्या देखो, एक जगह पूरे सप्लाई का कंसेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद आप क्वेश्चनर पढ़ रहे हो, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई हो गई आपकी। क्वेश्चनर के बाद पहली बार क्वेश्चनर पढ़ लेना, उसके बाद में ICAI के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेना, या वो सब क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चनर में है इसलिए उसको टिक कर देना। यानी एग्जाम के 5-10 दिन पहले अगर वो ये टिक किए हुए क्वेश्चंस प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे उतने भी पढ़ के चले गए तो दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। इज इट क्लियर? प्लस 1 डे बिफोर एग्जाम जैसे आपका DT का पेपर हो जाएगा, मैं www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे कौन से क्वेश्चंस आपने पढ़ के जाना चाहिए उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। वो लिस्ट जो आप देखोगे बेटा, उतने भी क्वेश्चंस आपने टाइम पे पढ़ के चले गए क्वेश्चनर के, तो दैट्स इनफ। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां ये खत्म होता है हमारा सप्लाई। तो सप्लाई का एंटायर व्यू देख लो। ओके, विथ कंसिडरेशन, इंपोर्ट, विदाउट कंसिडरेशन, एक्सक्लूड, उसके बाद में शेड्यूल 2 का क्लासिफिकेशन। और ये शेड्यूल 2 में, और ख्याल रहे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल 2 में फिट होता है तो फिर 8 नहीं लगाया जाएगा। शेड्यूल 2 में अगर गुड्स कहते हैं तो गुड्स, सर्विस कहते हैं तो सर्विस। हाँ, ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो शेड्यूल 2 में कवर नहीं होते हैं पर बंडल है, आप कंफ्यूज हो कि वो गुड्स का या सर्विस का, तो फिर सेक्शन 8 के प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। तो यहां हमारा खत्म हुआ ओके सप्लाई कंसेप्ट। क्लियर? मजा आया? यस कहिए। ठीक है, मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं बेटा।